क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करती है? ये इसकी कोई हार्ड फॉर्म नहीं होती है, आप इसको एज ए डिजिटल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बिटकॉइन को कौन होल्ड करता है और कैसे ये पता चलता है इसका दाम बढ़ रहा है या घट रहा है? ना इसको अमेरिका कंट्रोल कर सकता है, ना इंडिया कर सकता है, ना रशिया कर सकता है, ना चाइना कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। हम जैसे आप जैसे लोग ही इसमें लेन देन करते हैं। बिटकॉइन 5,000 की खरीदी थी, आज तो उसकी कीमत 2,20,000 है। ये कैसे तय होता है? इतने मिलियन बिटकॉइंस हैं तो इतने ही रहेंगे, इसको कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। बिटकॉइन बहुत ही कम कीमत पे था, आज हम शायद जितने में 1 लीटर दूध खरीदते हो, और आज बिटकॉइन $1,05,000 है। जरूरी नहीं ना जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो 1 करोड़ का था, ऐसा नहीं है। कितना पहले शुरू हुआ था? 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, राइट। इसकी ट्रेडिंग 2010 में शुरू हुई, 35 रुपए की कीमत पे ये ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट हुई थी, और आज करोड़ों में। बिटकॉइन का नाम सुनते हैं बहुत लोग, बट कैसे भरोसा होगा? आप अगर बैंक में पैसे डालते हो या एफडी करते हो, क्योंकि भरोसा है कि बैंक कहीं नहीं जाएगा, गोल्ड में पैसे डाल देते हो, लेकिन बिटकॉइंस में कैसे भरोसा होगा? हमने बिटकॉइन को $2,000 पे बाई किया था उस समय, बिटकॉइन की कीमत $1,00,000 चल रही है। तो गजब मुनाफा कमाया आप लोगों ने। कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो 1,00,000 रुपए कीमत है वो गिर के धड़ाम हो जाए? $2,500 आने के बाद फिर $70,000 गई, और 70 जाने के बाद फिर $16,000 आई। अब लोगों को लगता है भाई $70,000 चल रहा था, ये $16,000 आ गया, ये तो खत्म। टाटा फिश बोलते हैं ना कि सब कुछ खत्म हो गया भाई, कुछ नहीं हो सकता, पैसे लगाए थे बर्बाद हो गए। एक बिटकॉइन खरीदा जाए, आधा भी हो सकता है, टुकड़ा भी हो सकता है। 2 ग्राम गोल्ड लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। 100 रुपए का भी बिटकॉइन खरीदना चाहे ना तो आसानी से खरीद सकता है। सरकार किस दिशा में जाएगी इसको लेकर के, या किस दिशा में जा रही है? हाँ, बिटकॉइन पे कोई गलत काम भी होता है या क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू, तो उसको दुनिया में कोई भी कभी भी ट्रैक कर सकता है। सरकार डरती किस बात से है? हाँ, हमारी करेंसी जो रुपीज़ है या डॉलर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो हर सरकार को डर, हर सरकार को बड़ी बड़ी कंपनीज बिलियंस डॉलर बिटकॉइन में डाल रही है। क्यों डाल रही है? क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। रिस्क फैक्टर भी तो इसके साथ है। रिस्क फैक्टर था। गवर्नमेंट क्या बोलती है? आप क्रिप्टो से पैसे कमा रहे हो, 30% दे दो। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया पूछना कि मांगती तो है। मांगती है ना। 1,000 रुपए मंथली आपको बिटकॉइन में लगाने हैं। 20 साल तक मैं 1,000 देता रहा हूँ, लेके भाग जाए। नहीं, पहले देखिए, क्योंकि ऐसे सुन के लगाना आई थिंक ठीक नहीं है। अभी आप एक बात कर रहे थे कि किसी भी कॉइन पे मत लगाओ पैसा। मत लगाओ। हाँ, मैं भी अपना एक कॉइन लेकर के आ रहा हूँ। आने वाले वक्त में ये भी तो स्टॉक मार्केट की तरह हो जाएगा। डेफिनेटली ये तो होना ही है। नहीं, ये ऑडियंस के लिए ही हो रहा है भाई। हाँ, कि उसको हाँ। पता चले। आते हैं, बनाते हैं, लेके जाते हैं। आप 1 करोड़ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग संपर्क करेंगे आपसे। आप 10,000 रुपए डालोगे, आपको मे भी शायद 10 करोड़ 100 करोड़ कॉइन मिलेंगे। यही स्कैमर जो है ना खेल करते हैं। मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं क्योंकि निकाल नहीं पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन है आपको भी पता है। जो उसने ही बैन को खारिज कर दिया तो बैन कहाँ से लगेगा? बाहर की कंपनियां आके इंडिया में काम कर रही हैं, वो रन कर रही हैं, बट इंडिया के लोग इंडिया में नहीं कर सकते। आप बाहर से जाके करवा लो फिर। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है ना। नहीं, अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी होना ही ये बताता है कि आप जिम्मेदार हैं। आज का पॉडकास्ट मैं बड़े खुशी करने वाला हूँ, क्योंकि फाइनेंस पे जब मैंने पॉडकास्ट किया था संजय जी के साथ, तो मेरे बहुत से दर्शकों ने मुझसे ये कहा था कि क्रिप्टो के बारे में बताएं, क्योंकि जब हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं और नुकसान होता है, उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती तो बहुत अफसोस होता है। और यकीन मानिए कि जब मैं वो कमेंट पढ़ता था तो मुझे भी बड़ा दुख होता था कि आप लोग ये अपेक्षा लगा करके बैठे हैं कि मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। तो आज मैं क्रिप्टो के बारे में हर वो बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे जो गेस्ट हैं वो क्रिप्टो के ही एक्सपर्ट हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, क्रिप्टो में नुकसान क्यों होता है, क्रिप्टो से कमा कैसे सकते हैं, क्या सच में सरकार क्रिप्टो को बैन कर देगी आने वाले वक्त में, और अगर ऐसा होगा तो इसके बदले में विकल्प क्या होगा, क्या SIP अच्छा है या क्रिप्टो अच्छा है, क्या हम इन कॉइन्स को खरीद करके ये जो वर्चुअल रुपया है उससे हम कुछ वेल्थ बना सकते हैं, या ये वर्चुअल रुपया एक दिन मार्केट से गायब हो जाएगा और हमारा लगाया हुआ पैसा पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। हमारे देश में क्रिप्टो को या इस कॉइन्स को मान्यता क्यों नहीं मिली? अगर इस तरह के सवाल आपके जहन में भी हैं और आप क्रिप्टो में डील करते हैं या करना चाहते हैं या किसी फाइनेंसर से राय ले रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको जानकारी चाहिए, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। यकीन मानिए मैं ठीक वैसी ही जानकारी आपको दूंगा जिसा फाइनेंस के मामले में दिया था, और आप लोगों को बड़े ही आसानी से वो फाइनेंस समझ में आ गया था। तो आइए अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं, उमेश कुमार जी का, और इनसे बात करते हैं कि क्रिप्टो में कितना दम है। थैंक यू सो मच उमेश जी। थैंक यू सर्वेश भाई, हमें यहाँ बुलाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी डाउट्स है वो आपकी ऑडियंस या ओवरऑल जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
इस वीडियो से उन्हें हर एक डाउट्स क्लियर होने वाला है जो उनको क्रिप्टो से रिलेटेड रहता है। इन्वेस्टमेंट, लॉस, प्रॉफिट, XYZ ऑल थिंग्स जो भी होती है क्रिप्टो से, वो हम आज बात करने वाले हैं। मेरी कोशिश भी यही रहती है। आप लोगों को बता दें कि उमेश जी जो हैं वो सन क्रिप्टो के फाउंडर हैं। ये लोग खुद भी ये काम करते हैं और लोगों के पैसे को भी लगवा करके उसको बड़ा करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्वेस्ट करने वाला खुद से नहीं जानता। जैसे आप SIP और तमाम जगहों पे बैंक के पास जाते होंगे, कुछ एक्सपर्ट लोगों की राय लेते होंगे, वैसे ही क्रिप्टो में ये लोग डील करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, हम डील करते हैं और बेसिकली हम जो करते हैं वो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक्स में कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हाँ। तो वो ग्रो, जेरोदा, अदर प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू वो करते हैं, राइट, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं। हाँ। वैसे क्रिप्टो में अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो वो सन क्रिप्टो के थ्रू स्टार्ट कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप कह रहे हैं गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, लेकिन क्रिप्टो को इंडिया में गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दी है। तो ये थोड़ा सा विरोधाभासी नहीं हुआ कि प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड है, हाँ। और जिसका काम हम कर रहे हैं वही रजिस्टर्ड नहीं है? हाँ, तो इस पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये कैसे पॉसिबल है और कैसे हो रहा है, राइट। ठीक है। सो देखिए, 2018 के आसपास RBI जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, उसने क्रिप्टो पे बैन लगा दिया। ठीक है। 2020 के आसपास में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को खारिज कर दिया। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने बैन को खारिज किया कि क्रिप्टो पे बैन आप नहीं लगा सकते। आपको अगर करना है तो आप पॉलिसी बनाओ, रेगुलेट करो, वो चीजें करो, बट बैन नहीं लग सकता। तभी से ये चीज क्लियर हो गई कि क्रिप्टो पे बैन नहीं लग सकता। जैसे आज भी बहुत लोगों के माइंड में सवाल होते हैं कि यार मैं अगर पैसे लगा रहा हूँ, बैन हो गया तो क्या होगा, बट जबकि सच्चाई ये है कि वो बैन नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन है आपको भी पता है, कि ऑडियंस को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल जजमेंट होता है। जो उसने ही बैन को खारिज कर दिया तो बैन कहाँ से लगेगा। और दूसरी बात है कि अब जैसे सन क्रिप्टो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो कंपनी प्रॉपर रजिस्टर्ड हम लोग रखते हैं। मतलब आई थिंक जो भी हम लोग का वर्क प्रोसेस होता है वो प्रॉपर कंप्लायंस और लीगल वे में चलता है, राइट। सो इंडिया में जो भी काम करना है, जैसे जेरोदा को काम करना है तो सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एंड इवन गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं क्रिप्टो से रिलेटेड कि आपको ऐसे करना है, ये चीज़ मेंटेन करनी है, ये डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, समथिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, और वो आज हम कर रहे हैं अपने यूजर्स के लिए। चलिए हम इस पे आगे बढ़े उससे पहले जरा सा ये समझ लेते हैं ना, हमारे कुछ व्यूवर्स बड़े नए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, नाम सुना होगा। ये क्रिप्टो है क्या, कैसे काम करती है, क्या कोई हार्ड मनी होती है, सॉफ्ट मनी होती है, इसका राइट्स किसके पास होता है, कौन ये तय करता है कि मार्केट में बड़ी होगी या छोटी होगी? तो सबसे पहले हम पहला सवाल ये ले लेते हैं कि क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करती है। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहूँगा। आज से बहुत साल पहले जब करेंसीज नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे, राइट। कि आपके पास कुछ भी है, सपोज आपके पास तेल है, सामने वाले के पास कोई चावल है या दाल है, तो आप क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे, उसके बदले ये चीज़ें चलती है। धीरे 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 जैसे जनरेशन आगे बढ़ते गए तो ये चीज़ें आ गई गोल्ड के थ्रू, राइट, कि गोल्ड के कॉइन्स होते थे। उस कॉइन्स के थ्रू जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी ये चीज़ें मेंशन है कि आपके पास गोल्ड रहता था, गोल्ड के कॉइन्स रहते थे, तो आप उसके बदले कुछ भी चीज़ें खरीद सकते थे। तो जिसके पास जितना गोल्ड रहता था वो उतना ज़्यादा अमीर माना जाता था। इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें कन्वर्ट होके आ गई करेंसीज पे, जैसे आज इंडिया की करेंसीज रुपीज़ है, राइट। तो अब आपके पास अगर रुपए हैं तो आप उस रुपए के हिसाब से आप कुछ भी इंडिया में कुछ भी खरीद सकते हो, राइट। कोई भी सामान खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, XYZ, राइट। तो ये अपडेटेड करेंसी है जो कि रुपीज आई। अब इसके बाद, राइट, जो करेंसी पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। होता क्या है कि जैसे पैसे की बात करते हैं तो पैसे तो हमारे नोट्स होते हैं, राइट, वो हमारे जेब में होते हैं, हम चाहे उसको लॉकर में रख सकते हैं, चाहे तो कहीं भी शेप कर सकते हैं, इवन बैंक में भी रख सकते हैं। बट ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये इसकी कोई हार्ड फॉर्म नहीं होती है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप क्रिप्टो करेंसी को जेब में रख सकते हैं या कहीं और रखते थे, हाँ, आप इसको एज ए डिजिटल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसकी जो बैकएंड टेक्नोलॉजी है वो बहुत सॉलिड है, और आप अगर ऑडियंस इसके बारे में जानना चाहती है तो शायद हम एक सेकंड पोस्टकास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज
करती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी मानी जाती है अभी तक। ओके। इसको मतलब ये टेक्नोलॉजी आज भी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही हैं, बहुत सारे कंपनीज यूज़ कर रही हैं। तो क्रिप्टो करेंसी इसी पे बेसिकली चलती है, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे मेन करेंसी है, सबको पता होगा, मेरे हिसाब से ऑडियंस को भी पता होगा, बिटकॉइन इथीरियम ही माने जाते हैं, राइट। तो आज के डेट में पूरी दुनिया इस क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइंस और इथीरियम को एक्सेप्ट कर रही है। हम इस पर बात करेंगे कि कौन कौन सा कॉइन्स है, बिटकॉइन है और भी दो एक हैं, लेकिन हमें ये बताइए ना कि इसको होल्ड कौन करता है। जैसे रुपए की बात है तो हमारी जो है भारत सरकार उसको होल्ड करती है, डॉलर्स की बात है तो अलग अलग देशों के लोग उसको होल्ड करते हैं। इस बिटकॉइन को कौन होल्ड करता है और कैसे ये पता चलता है इसका दाम बढ़ रहा है या घट रहा है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इवन मेरे अंदर भी वो चीज़ें इच्छाएं जग रही हैं कि इसको, आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो देखिए, जैसे रुपीज़ है तो आपने बताया आरबीआई कंट्रोल करता है, डॉलर है तो यूएस की गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, राइट, वहाँ की अथॉरिटीज़ कर रही हैं। ऐसे हर एक कंट्रीज़ की अलग अलग करेंसीज हैं। बट आज अगर हमें रुपए अमेरिका में भेजने हो तो बहुत डिफिकल्ट है, बैंक अपने चार्ज काटते हैं, ये काटते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आज अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो मे बी शायद 1 महीने बाद जाके वो पहुंचेगा पैसा, ठीक है। बट जब क्रिप्टो की बात आती है, राइट, तो क्रिप्टो को कोई कंट्रोल करता ही नहीं है बेसिकली। आप अगर देखें तो एक ऐसा चीज़ है कि जो दुनिया में कैसी चीज़, जैसे हवा आज है, हवा को कौन कंट्रोल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। पानी है, प्रकृति की देन है। बट क्रिप्टो करेंसी जो है वो किसी पर्सन्स के द्वारा बनाई गई है, राइट, जिसको आई थिंक बहुत लोग जानते भी होंगे, सतोशी नाकामोटो बोलते हैं। एक सतोशी नाकामोटो करके एक व्यक्ति थे जो कहाँ से थे, कौन था, क्या चेहरा था, किसी को नहीं पता। बट उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक ऐसी करेंसी बनाई जिसको कि आज पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है और इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। ये हम जैसे, आप जैसे लोग और बहुत दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो इसमें डील्स करते हैं, लेन देन करते हैं, बट ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे इंडिया की करेंसी आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। ना इसको अमेरिका कंट्रोल कर सकता है, ना इंडिया कर सकता है, ना रशिया कर सकता है, ना चाइना कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। हम जैसे, आप जैसे लोग ही इसमें लेन देन करते हैं। ये तो मैं समझ गया, और ये एक अच्छी चीज़ है जो आपने कही कि अगर किसी का कंट्रोल नहीं है तो शायद वो स्वतंत्र होगी। स्वतंत्र है। लेकिन ये होता है ना कि हमने एक बिटकॉइन 5,000 की खरीदी थी, आज तो उसकी कीमत 2,20,000 है। ये कैसे तय होता है? तो देखिए, आज ये सब कुछ डिपेंड्स करता है डिमांड और सप्लाई पे। तो बिटकॉइन, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और इसकी जो सप्लाई है ना वो फिक्स है। 21 मिलियन है, आई थिंक अराउंड इतनी ही है। तो इतने मिलियन बिटकॉइंस हैं तो इतने ही रहेंगे, इसको कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड में क्या माइनिंग होती है। आज जितने टन गोल्ड पूरे दुनिया में है, नई नई माइनिंग्स हो रही, नए नए गोल्ड मार्केट में आ रहे हैं। तो गोल्ड आ रहे हैं, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, राइट, बट प्राइस उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, क्योंकि जब चाहे गोल्ड की माइनिंग सेट करके नए नए गोल्ड आ रहे हैं। जहां पे भी गोल्ड पाया जा रहा है, माइनिंग्स गवर्नमेंट सेट कर रही है। बट बिटकॉइंस 21 मिलियन है तो 21 मिलियन है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो जब इसकी सप्लाई जो है, जो टोटल नंबर्स है वो फिक्स है। अब जब नंबर्स फिक्स है, किसी भी चीज़ की कीमत तब बढ़ती है जब उसकी कमी हो और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हो। तो आज पूरी दुनिया, इवन अमेरिका में देखोगे आप तो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो बिलियंस डॉलर डाल रही हैं। मतलब हम आप सोचते हैं 10-20 हज़ार लगाने का, वो बिलियंस डॉलर डाल रही हैं। और वो तब से डाल रही हैं जब बिटकॉइन 15,000 18,000 डॉलर का था तब, और आज बिटकॉइन 1,05,000 डॉलर है। तो आप सोचिए कि 95 लाख 92 लाख के आसपास एक बिटकॉइन चल रहा है। अब बिटकॉइन तो एक है, अभी आप बता रहे थे कुछ और भी कॉइन्स आ गए हैं। हाँ, जैसे हाँ, तो वो कॉइन कौन लेकर के आ रहा है, उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? हाँ, करेक्ट, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो देखिए, जैसे बिटकॉइंस तो है जो कि स्वतंत्र है। इसके बाद दूसरा एक टॉप के कॉइन्स हैं जो कि जिसको हम इथीरियम बोलते हैं। तो इथीरियम भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करती है और उस पर ना बहुत सारे प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आज हम लोग यूज़ करते हैं फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, राइट, इन सबको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई ना कोई कंपनी ही कंट्रोल कर रही है। बट अगर हम बात करें कि जो इथीरियम ब्लॉकचेन है, इस पे भी ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस बन रहे हैं जिसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, वो सिर्फ यूजर्स के लिए बने हैं। जैसे आज हम यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम, तो हमारे राइट्स इंस्टाग्राम के पास हैं, राइट, वो जब चाहे हमारे अकाउंट्स को सस्पेंड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, हमारी पोस्ट हटा सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन्स पे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, सिर्फ यूजर के ही कंट्रोल में होता है।
ओके। राइट। तो ऐसे इथीरियम है जो सेकंड नंबर की करेंसी है, जिसकी ब्लॉकचेन बहुत सॉलिड है, इसकी ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में यूज हो रही है। इवन अभी आपने सुना होगा अंबानी ने भी आई थिंक जियो कॉइन्स लॉन्च किए हैं, जो कि इथीरियम की एक पैरेलल ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन, जो इंडिया का ही फाउंडर ने बनाया है। अब जिसे अंबानी ने इसको लॉन्च किया तो इसका कंट्रोल तो अंबानी के पास में ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। एक्चुअली जब कॉइन का कंट्रोल है लेकिन ब्लॉकचेन का कंट्रोल नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब आप उनकी सर्विसेज को यूज करोगे, मैं भी शायद ब्राउजर या आप जियो एप्लीकेशन या जियो सिम जो भी XYZ, जब आप यूज करोगे तो वो आपको कुछ रिवॉर्ड देंगे एज अ कॉइन। अब उस कॉइन्स को मे बी शायद आगे चल के ये ट्रेडिंग भी हो जाए, आप इसको रिडीम कर सकते हो, इससे कुछ और भी चीज़ें फ्री में ले सकते हो। ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करेंगे। चलिए, आप सही कह रहे थे कि इस टेक्निकल पॉइंट पे जाने के लिए हमें एक दूसरा एपिसोड करना पड़ेगा। हाँ। अगर जनता ये चाहती है कि इसको समझना चाहती है कि और डीप में जा करके कैसे है क्या है, तो वो अगर कमेंट करेंगे तो हम आएंगे। लेकिन फिलहाल हम बिटकॉइन पे और आगे बात कर लेते हैं कि 2025-26 में आप किस तरह का बदलाव बिटकॉइन में देख रहे हैं? क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं? राइट। सो अभी जैसे कि 25 चल रहा है, राइट, हाँ। और आने वाले में 26 आएगा। तो अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं ना बिटकॉइन का, तो लोगों को जानना भी ज़रूरी है कि एक्चुअल बिटकॉइन स्टार्ट कब से हुआ। आज लोगों को दिखता है कि बिटकॉइन की प्राइस 1 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं ना जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो 1 करोड़ का था, ऐसा नहीं है। बिटकॉइन बहुत ही कम कीमत पे था। आज हम शायद जितने में 1 लीटर दूध खरीदते हो। अच्छा, शायद। अब मैं आपको बताता हूँ, कितना पहले शुरू हुआ था? 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, राइट। सो इसकी ट्रेडिंग 2010 में शुरू हुई। अच्छा। जब पहली बार इसकी ट्रेडिंग, मतलब कि एक्सचेंज लेने, जैसे आप स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं, कोई सेलर होता है, कोई बायर होता है, जिसको खरीदना है वो खरीद लेता है, जिसको बेचना है वो बेच देता है। तो बिटकॉइन की ट्रेडिंग 2010 में शुरू हुई थी और उस समय इसकी कीमत थी $0.50। अच्छा, $0.50 मतलब आप अगर INR में भी देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो 30-35 रुपए उस समय, इससे ज़्यादा नहीं था। तो 35 रुपए की कीमत पे ये ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट हुई थी और आज करोड़ों में है। आज करोड़ों में है। अब अगर मैं जब बिटकॉइन के बारे में सुना था तो 2015 के आसपास था। उस समय बिटकॉइन की कीमत $200 थी। $200 मतलब आप अगर कह लें तो वही 15-16 हज़ार के आसपास, बस इससे ज़्यादा नहीं थी। और इसके बाद भी हमने नहीं खरीदा क्योंकि शायद हमें भरोसा नहीं था, क्योंकि आज भी ऑडियंस देख रही है, बिटकॉइन का नाम सुनते हैं बहुत लोग, बट कैसे भरोसा होगा लोगों को? एक चीज़ है ना कि भरोसा होगा तभी, जैसे आप अगर बैंक में पैसे डालते हो, FD करते हो, क्योंकि भरोसा है कि बैंक कहीं नहीं जाएगा, मेरे पैसे सेफ हैं। आज गोल्ड में खरीदते हो, आपको पता है कि गोल्ड में पैसे लगा दिए मतलब कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी गोल्ड रखती है। तो आपको भरोसा है, इसलिए आप पैसे आराम से डाल देते हो, गोल्ड की ज्वेलरीज ले लेते हो, गोल्ड में पैसे डाल देते हो। लेकिन बिटकॉइंस में कैसे भरोसा होगा? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। जो मेरे साथ वही हुआ कि 2015 में हमने इग्नोर कर दिया, चलो छोड़ो क्या ही लें, कॉलेज टाइम है, पैसे है नहीं और इतना सीरियस कौन होता है। फिर 2017 में जब देखा, उसी बिटकॉइन की कीमत जो $200 थी वो $2,500 के आसपास आ गई, 17-18 के आसपास। अच्छा। तो अब वहाँ पे देखने के बाद ये लग रहा है अरे इतनी कीमत बढ़ गई। उसके बाद जाके हम सीरियस हुए थोड़ा सा, और 15 के बाद हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया था कि ये कैसे काम करता है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हमने बिटकॉइन को $2,000 पे बाई किया था उस समय। अच्छा। और इथीरियम एक जो सेकंड करेंसी है उसको $90 में बाई किया था। अच्छा। और आज के डेट में इथीरियम की कीमत $2600-2700 चल रही है और बिटकॉइन की कीमत $1,00,000 चल रही है। मतलब जो आपने 2,500 का लिया था, हाँ, वो $1,00,000 का हो गया। $1,00,000 हो गया। और जो $90 का लिया था उसने, वो आपका $26,000 हो गया। $2600-2700 हो गया। $2600-2700 हो गया। तो गजब मुनाफा कमाया आप लोगों ने। तो एक्चुअली यही होता है ना कि सही टाइम पे आप कब ले रहे हो, ये डिपेंड्स करता है। और विश्वास, जैसे हमें एक विश्वास था कि चलो ठीक है, हमने देखा कि 15 में 200 था, 15 से 17 के बीच 3 ईयर में आप अगर देखेंगे तो उसकी कीमत $2,000 पहुंच गई। कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये जो $1,00,000 कीमत है वो गिर के धड़ाम हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है जनरली, बट गिरेंगे। करेंसीज में क्या होता है, जैसे उतार चढ़ाव होता है। जैसे आप बिटकॉइन के पूरा साइकिल देखेंगे ना, तो 2010 में $0.50 से स्टार्ट हुई, 15 में $200 गई, फिर 100 कुछ डॉलर पे आई, फिर $2,000 $18,000 गई, फिर $2,000 पे आई, $2,000-2,500 आने के बाद फिर $70,000 गई, और 70 जाने के बाद फिर $16,000 आई। अच्छा। अब लोगों को लगता है भाई $70,000 चल रहा था, ये $16,000 आ गया, ये तो खत्म। टाटा फिश बोलते हैं ना कि सब कुछ खत्म हो गया, भाई कुछ नहीं हो सकता, पैसे लगाए थे बर्बाद हो गए। लेकिन सही टाइम होता है वो पैसे लगाने का। मतलब शेयर मार्केट की तरह, एक तरह से देखें तो उसी तरह से। बट इसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है और लोगों के अंदर इसमें पेशेंस चाहिए होता है। जब कहो बहुत ज़्यादा गिरे तो आप खरीद लो,
और अगर आपका विजन है कि 10 साल तक इसको बेचना नहीं या 5 साल नहीं बेचना है, तब तो आप कभी भी खरीद सकते हो, कोई ऐसा मैटर नहीं करता है। आज के डेट में जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से बिटकॉइन खरीदना तो बड़ा कठिन काम हो गया ना। हाँ। तो क्या जरूरी कि एक बिटकॉइन खरीदा जाए? आधा भी हो सकता है, टुकड़ा भी हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप अगर गोल्ड की देखेंगे ना कीमत, गोल्ड से एक बार हम कंपेयर करते हैं ताकि ऑडियंस को भी समझ में आए। तो आज गोल्ड अगर आपको 1 किलो खरीदना है तो आपको शायद महंगा लगेगा, क्योंकि महंगा नहीं, बहुत महंगा लगेगा। 1 किलो सोना का मतलब बहुत ज़्यादा है। तो आप 1 किलो तो नहीं लेते हैं, आपको 10 ग्राम भी मिलता है। इवन आप 2 ग्राम गोल्ड लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से बिटकॉइन की जो कीमत है वो आज के डेट में 92 लाख रुपए चल रही है। बट अगर कोई 100 रुपए का भी बिटकॉइन खरीदना चाहे ना तो आसानी से खरीद सकता है। जैसे सन क्रिप्टो पे हम लोगों ने क्या दे रखा है कि आप एक बिटकॉइन मत खरीदो, आप मिनिमम 100 रुपए से खरीदो। आप 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 15,000 रुपए, कुछ भी XYZ अमाउंट से खरीदते जाओ। जब आप जितने अमाउंट का खरीदोगे बिटकॉइन के उतने पार्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये क्या कोई रिसिप्ट होती है कहीं, क्या लेखा जोखा? सारा लेखा जोखा तो सारा रिकॉर्ड्स होता है। जब भी आप खरीदते हो, राइट, कोई भी करेंसी, जैसे बिटकॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो जैसे सन क्रिप्टो के थ्रू अगर कोई करता है तो कभी भी अपनी रिपोर्ट देख सकता है, कभी भी वो उसको मतलब आपके जैसे आप अपने शेयर को अपने डीमेट अकाउंट में रखते हो, राइट, आपको पता होता है इतने हमारे पास शेयर हैं, ये हैं। आप कभी भी आपका अगर कोई एप्लीकेशन जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो डिलीट भी हो जाता है, तो बाद में आप फिर से उसको इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर डाल के देख लेते हो। मेन सर्वर पे तो रहता ही है ना, रहता ही है। तो इसी तरह से सन क्रिप्टो पे भी है कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है कुछ भी, 100 रुपए, 200 रुपए, इवन बहुत सारे हमारे यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने बिटकॉइन को कितने कम दामों पे लिया था और आज के डेट में वो मतलब काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में बैठे हैं। तो आप इसको पार्ट्स में ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, वो मैं भूल गया था दरअसल सवाल पूछने से पहले कि ये कोई वो वाला कॉइन नहीं है जो हम यूज़ करते हैं, ये बिटकॉइन वर्चुअल है। तो इसमें तो आप उसके नंबर के हिसाब से आप ले सकते हैं। हाँ हाँ। खैर, ये एक मजाक का सवाल था। दूसरी चीज़ ये है कि बिटकॉइन को लेकर के हमारे सरकार की निगाह बड़ी टेढ़ी रही है। हाँ। ये कहा जाता है बैन कर देगी, इंडिया में अप्रूवल नहीं है इसका कोई आधार नहीं है। आपको क्या लगता है कि सरकार किस दिशा में जाएगी इसको लेकर के, या किस दिशा में जा रही है? हाँ, जैसे कि हमने पहले थोड़ी सी बातें कवर की थी, अभी मैं उस पर यही बोलना चाहूँगा कि लोगों को और मीडिया को इस तरह से मतलब मीडिया इस तरह से दिखाई जा रही है कि ये कमेंट कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा बोल रही है, बट सच्चाई जो है ना वो थोड़ा सा अलग होती है। भले ही सुप्रीम कोर्ट कभी कभी हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था कि बिटकॉइन को एज आ गलत कामों में यूज लिया जा रहा है या क्रिप्टो करेंसी को गलत कामों में यूज किया जा रहा है। लेकिन इस पे मेरा एक कमेंट है जो कि इसी से रिलेट करता है कि जब इंटरनेट आया था, राइट, तो क्या इंटरनेट को सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले बहिष्कार किया गया, भाई इससे तो मतलब बहुत गलत काम हो जाएंगे, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तहस नहस समथिंग बहुत सारी चीजें चली। लेकिन आज क्या हुआ, बिना इंटरनेट के कुछ नहीं चलता। आप देखिए पूरी दुनिया उसी पे, आप हम जिसकी बात कर रहे हैं वो भी उसी पे है, वो भी उसी पे चल रहा है। पूरी फाइनेंस इकोनॉमी आजकल उसी पे चल रही है। तो गवर्नमेंट या इसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, लोग समझते कम है पहले कि किसी भी चीज़ पे कमेंट करना आसान होता है, बट उसको समझ के कमेंट करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कमेंट चल रहे हैं जो गलत चीज़ें हो रही हैं, राइट। अगर आप INR करेंसीज की बात करें, कैश में नहीं हो रहे हैं, कैश में तो हो रहे हैं। इवन बिटकॉइन पे कोई गलत काम भी होता है या क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू, तो उसको दुनिया में कोई भी कभी भी ट्रैक कर सकता है कि ये पैसा या ये करेंसी इस यहाँ से इसके पास गई, इस एड्रेस से यहाँ पे गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, ये सारा पब्लिक चीज़ें हैं, कोई भी ट्रैक कर सकता है। लेकिन अगर आज कैश के थ्रू कोई गलत काम होता है तो कौन ट्रैक कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार डरती किस बात से है? हाँ, अब यहाँ पे ये आती है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो नज़रिया है वो थोड़ा अलग रहता है। जैसे आज के डेट में रुपए है, रुपए को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, जब चाहती है प्रिंट करती है और जिस हिसाब से चाहती है उस हिसाब से करती है। बट क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। तो हर एक गवर्नमेंट, चाहे इंडिया की ही नहीं बाहर की भी कोई भी गवर्नमेंट्स है, तो उनके पास ये रहता है कि अगर कल कदा ये करेंसी लोगों ने एक्सेप्ट कर ली बहुत ज़्यादा मात्रा में और इसी के थ्रू लेन देन होने लग गया, तो हमारा कंट्रोल इससे हट जाएगा और हमारी करेंसी जो रुपीज़ है या डॉलर है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो हर सरकार को डर, हर सरकार को डर। तो इसके लिए क्या होता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसके डर से आप इसको बैन कर सकते हो, क्योंकि बैन भी करोगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि लोग आपस में लेन देन तो करते रहेंगे। बात तो सही तो इसके लिए आपको रेगुलेशंस और गाइडलाइन लानी चाहिए मेरे हिसाब से, और सरकार इस चीज़ पे काम कर रही है। इंडिया की सरकार भी कर रही है। अगर आप अमेरिका की सरकार को देखो तो वहाँ पे ये चीज़ें रेगुलेशन आ चुकी हैं लगभग चीज़ें, और आज भी वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज बिलियंस डॉलर
बिटकॉइन में डाल रही हैं। क्यों डाल रही हैं? क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। पहले अमेरिका की गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन अब आप देखोगे तो सारी जगह सपोर्ट हो रहा है। इवन कई सारी कंट्रीज़ हैं जो बोलती हैं कि हम गोल्ड के जो रिजर्व है हमारे पास उसको कम करके हम बिटकॉइन के रिजर्व को बढ़ाएंगे, क्योंकि अच्छा। इसकी कीमत डे बाई डे बढ़ रही है। लेकिन वही है कि रिस्क फैक्टर भी तो इसके साथ है रिस्क ही। फैक्टर था। अगर अब आप सही देखेंगे तो जो बैन वाली चीज़ें हैं या जो गवर्नमेंट से हैं वो रिस्क फैक्टर नहीं रहा। इसके पीछे एक लॉजिक आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप क्रिप्टो से पैसे कमा रहे हो 30% दे दो। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया पूछना कि मांगती तो है। मांगती है ना 30% आप पहले हमें दे दो, फिर घर ले जाना। हाँ। हमें नहीं पता आपने कितना कमाया, पहले 30% हमें दो। अब एक बात बताओ, आप अगर कोई गलत काम है, अगर ये क्रिप्टो करेंसी या ये चीज़ें कोई इलीगल है, क्राइम है, तो क्राइम को गवर्नमेंट कभी सपोर्ट करती है? नहीं करती है। और उस पर टैक्स लेती है? नहीं लेती ना। अगर आज मर्डर करना क्राइम है, अगर कोई मर्डर करके 2 करोड़ रुपए लाता है, गवर्नमेंट बोलेगी 30% टैक्स दे दो? नहीं ना। वो तो बोलेगी भाई ये तो क्राइम है, तुम्हें तो उठा के डाल रहे हैं जेल में, राइट? सो गवर्नमेंट क्राइम पे पैसे नहीं लेती है। गवर्नमेंट को पता है कि जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, उस पर टैक्स लेते हैं। तो आज क्रिप्टो पे टैक्स है 30% का। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको धीरे धीरे करके रेगुलेट किया करेंगे। जाए। अच्छा, क्या है ना, जो इसको देखेंगे इस शो को ना, वो बड़ा सोचेंगे भी कि यार ये कैसी विरोधाभास बात है कि एक तरफ सरकार मना कर रही है, दूसरी तरफ इससे पैसे वसूल रही है। यानी कहीं न कहीं सरकार भी ये समझ रही है कि आने वाले वक्त में ये बहुत ताकतवर होने वाला है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी कंट्री है अमेरिका है, अमेरिका इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। और वहाँ पे जैसे आप आज गोल्ड में पैसे डालते हो, ETF में ट्रेड करते हो, म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड करते हैं, इसी तरह से क्रिप्टो में ट्रेडिंग हो रही है और भारी मात्रा में हो रही है। और वहाँ की गवर्नमेंट खुद अपने पास जो गवर्नमेंट के एक रिजर्व होते हैं वहाँ पे भी उसको कंसीडर कर रही है कि बिटकॉइन को हम अपने रिजर्व में रखें। हाँ, ये बड़ी बात है। दरअसल क्या है ना कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा, हाँ। ये बिटकॉइन अपना स्वरूप पकड़ेगा, क्योंकि 2009 में शुरू हुआ, 15 आते आते बहुत तेजी से हाइप पे गया। अभी आप बता रहे हो कि जो 35 रुपए की चीज़ थी वो 90 लाख रुपए की हो गई है। तो पता नहीं आगे भविष्य में इसका क्या होने वाला है। एक बात बताएं कि मेमे कॉइन्स क्या है? हाँ, मेम्स कॉइन्स। हाँ, क्या मेमे या मेम्स बोलते हैं। हाँ, मेम्स कॉइन ये क्या है? और सिर्फ ये ट्रेंड है कि इसमें कोई पोटेंशियल है? हाँ, तो मतलब दोनों बताइएगा कि पोटेंशियल है कि ट्रेंड में है, या ऐसा कोई मतलब है कि नहीं है? हाँ, इस पे बहुत अच्छी बात है, इस पे हम करते हैं। देखिए होता क्या है कि लोग सबसे पहले जब क्रिप्टो की बात जानते हैं ना, बहुत सारे लोग जो ऑडियंस है आज भी वो शायद मेम कॉइन से शुरू किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता होता है अच्छा ये कॉइन आज लॉन्च हुआ, कल ये इतना पैसे बढ़ गए, मतलब कोई 1 रुपए पे लॉन्च हुआ, कल 10 रुपए पे चल रहा है। तो लोगों को लगता है कि रातों रात यहाँ पे करोड़पति बनने वाला सीन चल रहा है। मतलब लोगों की ऐसी मिथ है, आप बोल सकते हैं। नहीं, मिथ नहीं, जैसा आप दिखा रहे हो आप कि आपने 2,500 में लिया, 90 लाख में लेके बैठे हो आप। मतलब ग्रोथ को अगर मैं 100x भी करूं तो बहुत ऊपर चला जाएगा। सो इस पे होता क्या है कि टाइमिंग और एक समय, कितने लंबे समय तक आप होल्ड कर रहे हो। जैसे मेम कॉइन से जो चलते हैं इनका क्या होता है, इनका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। ये जस्ट एक मजाक में बनाए हुए कॉइन्स होते हैं। इसमें अगर आप पैसे लगा रहे हो तो बहुत सोच समझ के लगाओ, क्योंकि ये मेम कॉइन्स जो हैं ये एक बार कभी ऊपर गए ना, उसके बाद जब दोबारा नीचे आते हैं तो 99% जो मेम्स होते हैं वो दोबारा ऊपर नहीं जाते हैं। जैसे बिटकॉइन के केस में मैंने देखा कि $20,000 से $2,000 आया, 2,000 से 70 गया, 70 से 16,000 आया, 16,000 से फिर 1 लाख चला गया। तो ये क्या है, नीचे तो आता है लेकिन ऊपर फिर उससे ऊपर जाता है। लेकिन ये जो मेम कॉइन्स हैं इसमें ऐसा नहीं होता है। तो जो ऑडियंस अगर सोच रही है कि मेम कॉइन्स पे पैसे डालने चाहिए तो उतने ही डाले जितने की वो सबर कर सकते हैं कि लॉस हो जाए। बाकी बड़े इन्वेस्टमेंट वो बिटकॉइंस वगैरह में देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब मैं पिछली बार शो कर रहा था ना तो उसमें एक सवाल आया था कि क्रिप्टो में, SIP में या एल्गो ट्रेडिंग में, ये मतलब क्या है, इसमें लोग किस तरह से कमाई करते हैं, कौन सा बेहतर है? हाँ, सो देखिए इसमें क्या होता है, अब जैसे SIP आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में SIP आप करते हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है कि एक लंबे समय तक आपको होल्ड करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, अगर आपका पर्पज लंबे समय के लिए है तभी आप SIP शुरू करो, क्योंकि SIP का रिजल्ट 1-2 साल या 5 साल में नहीं आता है। मैंने पूरा शो किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कि वो एकदम शॉर्ट टर्म में नहीं आता, कम से कम 20 साल, 10 साल, 20 साल या 30, अगर 30 आप रख रहे हो तो बहुत अच्छा है ना? तो इस तरह से कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अब एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अब मैं जस्ट ऑडियंस से ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ कि वो एक बार ये बताएं कि अगर आप 1,000 रुपये मंथली, सिर्फ 1,000, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1,000 रुपये मंथली आपको बिटकॉइन में लगाने हैं, राइट? और आज से 20 साल बाद आपके पास कितने रुपए होंगे?
तो अगर ऑडियंस को पता है तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ कि बिटकॉइन की जो पिछली ग्रोथ रही है ना, उसका आधा कर दो आप। मतलब उतनी ग्रोथ अब नहीं होगी, उससे आधा ही ग्रोथ पे ये चलने वाला है आज 10 साल तक, राइट। उतना भी अगर हम कर देते हैं तो 1,000 रुपये महीने लगा के कोई 20 सालों में लगभग 4.5 करोड़ के आसपास हम की वैल्यू आती है उसकी। एक सवाल मेरे जैसे व्यक्ति के दिमाग में ये आता है कि मान लो यार इस पर किसी का वो राइट्स नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कुछ नहीं है, 20 साल तक मैं 1,000 देता रहा हूँ लेके भाग जाए। नहीं। तो इस पे क्या होता है कि जब आप 1,000 रुपये महीने दे रहे हो या SIP कर रहे हो या कुछ खरीद रहे हो, तो आप साथ में टाइम निकाल के उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब कॉन्फिडेंस आता है किसी भी चीज़ पे, तभी आप जाके उस पर विश्वास करते हो कि आपको जानकारी पता होनी चाहिए। तो अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आप स्टार्ट कर दो, तो आप स्टार्ट मत करो, सबसे पहले आप रिसर्च करो। इवन आप सन क्रिप्टो जो हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, उस पर भी हम बहुत सारी एजुकेशनल चीज़ें देते हैं कि बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, इसमें क्या रिस्क फैक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ऑडियंस पहले देखे, क्योंकि ऐसे सुन के लगाना आई थिंक ठीक नहीं है। तो नहीं, यही वजह है आपको बुलाने की भी, यही वजह है कि जब लोग मुझसे कह रहे थे कि यार आप क्रिप्टो पे बात करो, मुझे जब आपके बारे में पता चला तो मैंने कहा कि, और मैंने आपके एक वीडियो देखे तो मुझे लगा कि आप अच्छा बोल लेते हैं और चीज़ों की नॉलेज है आपके पास। जैसे मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपके पास उसकी नॉलेज आप दे पा रहे हैं, तो ये दर्शक भी समझ रहा होगा। अगर दर्शक के दिमाग में कोई और सवाल आएगा तो वो आपसे पूछ लेगा। तो बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को समझ के करना। मैं तमाम ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो ट्रेडिंग के चक्कर में बर्बाद हो गए, क्योंकि उनको एक ऐप मिल गया, उनको लगा बस ये ऊपर नीचे जा रहा है, इसको काटते रहो। किसी ने बता दिया अरे बहुत दिमाग नहीं लगाना यार, ये ऊपर जा रहा है, तुमने 5 रुपया लगाया, ये 15 रुपया हो गया, काट लो इसको। वो 5 का 15 गया, 15 से कब 5 चलाया 4 चलाया पता नहीं चलता, और उसमें वो डूब गए। तो जानकारी का अभाव ये तो सही है कि आपको बर्बाद कर सकता है। राइट। तो अगर सही जानकारी है तब आप सही अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, और तब आप इन्वेस्टमेंट में आपको कॉन्फिडेंस और विश्वास भी आता है। तो पहले जानकारी लेनी चाहिए ऑडियंस को मेरे हिसाब से, फिर स्टार्ट करो। अगर आप नहीं भी लेने का टाइम है तो आप 1,000 रुपये से स्टार्ट करो, 2-4 महीने में जानकारी अच्छे से ले लेना, फिर आप आगे कंटिन्यू करना। चलो एक इनिशियल जानकारी तो आप ही दे दो कि कोई भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि आप करवाते भी हो, सन क्रिप्टो आपका है वो प्लेटफॉर्म जहाँ से लोग करते हैं, तो वो कौन सी 3 बातें हैं जो क्रिप्टो में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई भी कॉइन्स खरीद रहा है, तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे डूबने की आशंका बहुत कम होती है? तो सबसे पहली बात जो कॉमन बात है, हर कोई बता देगा आपको, उसी पे मैं बात करूंगा। सबसे पहली बात कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो टॉप की करेंसीज में करो। ओके। उस पे रीजन आपको बताता हूँ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अभी नया है, राइट। और अगर आप आज ही पैसे लगाए, कल अगर वो पैसे आपके आधे रह गए या 10 दिन बाद आधे रह गए, तो आपका विश्वास और जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस चीज़ से सबसे पहले आप टॉप की 2-3 करेंसीज हैं जो कि बिटकॉइन, इथेरियम, आप कहीं पे भी देख सकते हो। इवन हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो दिख जाएगा टॉप की करेंसीज क्या हैं, जो कि पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर चुकी है। तो पहली बात आप टॉप की करेंसीज में लगाओ। ये छोटी छोटी जो करेंसीज आती हैं, जो मेम कॉइन्स हो गए या कोई अदर हो गए, इन पे मत जाओ, क्योंकि ये हाइप होती है, राइट। कि हाइप में आके आप किसी अदर कॉइन में डाल दिए, फिर वो पैसे बर्बाद हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से 80-90% लोगों के साथ यही होता है। कि वो देखते हैं अच्छा बिटकॉइन की हाइप चल रही है, अच्छा ये मेम कॉइन्स एक दिन में लॉन्च होकर 100 गुना हो गया, ये हो गया, इसमें डाल दो। तो ऐसी चीज़ों में जो इतनी वॉलेटाइल होती है ना, इनमें ना जाके आप टॉप की करेंसीज में लगाओ, पहली बात। सेकंड बात, आप सब लगाने के जो पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके साथ साथ आप उसकी जानकारी भी रखो कि ये कैसे काम करता है, क्या करता है। अब ये सारी चीज़ें लोगों को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कक्षा 1 की किताब पढ़ते थे, 5 की पढ़ते थे, नॉर्मल उसी तरह से, कुछ नहीं है इसमें। बस आपको देखना है, समझना है कि ये काम कैसे करता है। क्योंकि आज गोल्ड पे लोग आंख मूंद के पैसे डाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चलो ठीक है, गोल्ड ही तो है, गोल्ड की कीमत सबको पता है आज। हाँ, वो डूबेगा नहीं, सामने है, हार्ड में है, राइट। तो जब आप बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में ऐसे जब सर्च करेंगे या रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कंपनी इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं, वो कंपनीज इसमें डाल रही है। एक कंट्री है जो खुद पैसे डाल रही है। इवन बहुत सारे लोग हैं जो पैसे डाल रहे हैं दुनिया में। लगभग आई थिंक, मेरे हिसाब से नंबर्स तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट बहुत सारे लोग हैं, मतलब कई करोड़ में हैं, बहुत सारे, जो कि पूरी दुनिया से कि जो पैसे डाल रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया है। आपको ये रिपोर्ट बताते हैं कि पूरे दुनिया में जितनी कंट्रीज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं, जो पैसे लगाने वाले हैं क्रिप्टो में, वो इंडिया है के लोग हैं। इसको कैसे माने कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग इंडिया में रहते हैं या बहुत ज़्यादा प्रयोग करने वाले लोग इंडिया में रहते हैं? एक्चुअली है कि इंडिया में तो अमीर तो है मान लो, बट
मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं। और ये एडॉप्शन पे डिपेंड करता है कि एडॉप्शन कैसे कैसे बढ़ रही है। तो आज अगर इंडिया इस चीज़ में आगे है, इसके बाद आई थिंक चाइना और ये अमेरिका है और यूएई है, दुबई है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बट इंडिया ज़्यादा है, मतलब इंडिया के लोग ज़्यादा एक्टिव है। बट हाँ, अभी भी बहुत कम लोगों को पता है। जब सोचो कि इतने कम लोगों के पता होने के बाद इंडिया टॉप में है अभी भी। आपको एक बात बताऊं, जान के हैरानी होगी, दर्शकों को भी जान के हैरानी होगी, जो जानकारी अभी आप मुझे दे रहे हैं, इससे पहले मुझे भी बिटकॉइन के बारे में जानकारी नहीं थी। मैंने सुना था, बट एक चीज़ मुझे लगता था, मेरी धारणा ऐसी थी कि यार ये बिटकॉइन है, बर्बाद कर सकता है, इसके बारे में क्या जानकारी लेना यार, जिस तरफ जाना ही नहीं। अब आपसे सुन के कुछ चीज़ें पता चल रही है कि नहीं नहीं नहीं, ये फ्रॉड नहीं, ये एक तरीका है, एक सिस्टम है जिसके तहत ये काम करता है। राइट। और इस पे मैं एक और भी ऐड करना चाहूँगा। जैसे एक एग्जांपल है, पहले लोग गोल्ड में और रियल इस्टेट, पहले जो हमारे दादा लोगों के टाइम की बात है, लोगों के पास पैसे हो जाते थे तो कुछ लोग अपनी तिजोरी में डाल देते थे, कुछ लोग बैंक्स का सिस्टम जब था तो उस टाइम पे बैंक्स में डाल देते थे, एफडी कर देते थे कि भाई चलो एक 7% 8% की रिटर्न हमें एक साल में मिल जाएगी। अभी भी लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ दूसरे लोग भी थे, उससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, सूद पे दे देते थे। हाँ कि भाई ब्याज आता रहेगा, चलो वहाँ से। तो एक ये था। उसके बाद लोगों को समझ में आया, फिर लोग ज़मीनों और रियल इस्टेट में पैसे डालने लगे। इसके साथ साथ लोग गोल्ड में भी पैसे डालने लगे, क्योंकि उनको पता था कि आज अगर हम पैसे 1 लाख रुपए रख रहे हैं तो 10 साल बाद ये अगर 1 लाख तो 1 ही लाख रहेंगे, लेकिन अगर हम इसको गोल्ड में डाल दिए तो शायद ये 1 लाख रुपए 10 साल बाद 2 से 2.5-3 लाख रुपए हो सकते हैं। तो लोगों को समझ में आया, लोग धीरे धीरे अपग्रेड हुए। उसके बाद ये कोविड के बाद से स्टॉक मार्केट का ट्रेंड आ गया, म्यूचुअल फंड्स का ट्रेंड आ गया। फिर लोग रियल इस्टेट, गोल्ड के साथ साथ ये स्टॉक्स मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे डालने लगे। तो वहाँ से भी एक अच्छी रिटर्न्स है। अगर आप सबके रिटर्न्स को कंपेयर करोगे, मान लो गोल्ड हर साल 15% रिटर्न दे रहा है, 10% इवन दे रहा है, एफडी तो 7% दे रही है, गोल्ड 12% दे रहा है, तो जो ये स्टॉक्स हैं ये 15-20% रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन की बात करेंगे ना, तो ये हर साल अगर कंपाउंडिंग ग्रोथ देखेंगे तो इसकी कम से कम मिनिमम तो 70 आती है, जो अभी तक रिकॉर्ड रहा है। अगर हम कम भी ले लेते हैं, 40 भी ले लेते हैं, तो भी जितनी भी एसेट्स क्लासेस इन्वेस्टमेंट की हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दे रहा है वो दे रहा है बिटकॉइन। खैर ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। जो लोग हैं उनको भी ये सोच के लगेगा कि यार हम 7% एफडी पे जाते हैं, सेविंग अकाउंट में 2% के आसपास आता है, आप बता रहे हैं गोल्ड पे 12% आता है, इस पे 70% आता है, तो इसी पे क्यों ना चलें। नहीं, एक डर तो है जो लोगों को बांध के रखा हुआ है। अभी आप एक बात कर रहे थे कि किसी भी कॉइन पे मत लगाओ पैसा, मत लगाओ। हाँ, आपको क्या लगता है कि कितने कॉइन्स अभी चल रहे होंगे? वैसे जो ग्लोबली जो मार्केट कैप्स है, जो कॉइन मार्केट कैप है, एक वेबसाइट है, उस पर जो रजिस्टर्ड हैं वो मेरे हिसाब से 10,000 से ज़्यादा कॉइन्स हैं। अच्छा। बट सबकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब बिटकॉइन जैसी वैल्यू रख रहे हैं या इथेरियम जैसी रख रहे हैं। सब अपनी अपनी चीज़ों पे आ रहे हैं, राइट। कोई कुछ बना रहा है, कोई कंपनी है जो काम कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, इस पे हमारा एक कॉइन है, ऐसे ऐसे करके है। तो उन सब पे नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जब तक आपको एक अच्छी नॉलेज ना हो। जैसे आज की डेट में हमारे बहुत सारे नॉन मित्र हैं जो कि शुरू में स्टार्ट किए बिटकॉइन से, आज उनको पता है, तो वो क्या करते हैं कि जो करेंसीज नई लॉन्च होती हैं या जो नए कॉइन्स आते हैं, जो प्रोजेक्ट आते हैं, उसमें वो सही टाइम पे एंट्री करके सही टाइम पे पैसे बना के बाहर हो जाते हैं। लेकिन वो तब कर रहे हैं जब उनको नॉलेज हो चुकी है। जब नॉलेज नहीं थी तब वो बिटकॉइंस में कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो बिटकॉइन को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ होता है कि आप सारे, आपके पास अगर मान लो 10 अंडे हैं तो एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, वो अलग अलग रखने चाहिए। तो इसी तरह से इस चीज़ में भी एक ही, ऐसा नहीं है कि आप पूरे पैसे, आपके पास 10,000 लगाने तो 10,000 एक ही कॉइन में डाल के उठा के रख दो, ऐसा नहीं। क्योंकि आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये फ्लक्चुएसन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसी फ्लक्चुएसन का रिस्क है आपके लिए। तो आप इस चीज़ को समझ के चलें, जो भी ऑडियंस है, कि भाई अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो आप इतना मान के चलो कि ये डाउन भी आएगा। लेकिन अगर आपका पेशेंस और आपका वो जो मोटिव है वो लंबे समय के लिए है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि डाउन आएगा फिर से अप जाएगा। अगला बिटकॉइन किसको देख रहे हैं इसमें? आपके पास जो 10,000 कॉइन्स है उसमें से कुछ है ऐसा जिसको अगला बिटकॉइन देख सकते हैं? ऐसे तो रिकमेंड नहीं कर सकते कि ये आप ले लो, है ना। रिकमेंडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब क्या लगता है कि अगला कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि ये बड़ा हो सकता है? हाँ, अब जहाँ तक मैंने देखा है, जैसे मैंने बताया बिटकॉइन और इथेरियम मैंने लिया था, तो हाँ। सोलाना एक कॉइन है, हाँ। जो कि उसको मैं आई थिंक $10 पे लिया था। अच्छा। और $250 पे गया था, हाँ। और मैं 230 के आसपास निकल गया था बेच के।
अच्छा। तो आज भी वो 170-160 के आसपास चल रहा है। इसके बाद एक सोलाना है जो अच्छा काम कर रहा है, और एक है XRP करके है कॉइन्स, जो कि बैंकिंग में यूज आता है, राइट, और अमेरिका भी उसको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। इंडियन बैंक में तो नहीं होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं, इंडिया में नहीं है। वो एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसको बैंक यूज करेंगे पैसे को बाहर ट्रांसफर करने के लिए। तो उनका एक अलग मेथड है, लेकिन आने वाले देखो बैंक और ये चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली, पैसे तो लोगों के पास रहेंगे ना। तो ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे यूज होगी, उस प्रोजेक्ट या उस कॉइन की प्राइस धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। हाँ। जिससे हम देखें कि स्टॉक में या सोने पे या बाकी चीज़ों में, हम स्टॉक की बात कर लेते हैं, सेबी की निगरानी रहती है इस पे, राइट। एक हमारा वो है, क्या बोलते हैं, BSE बोलते हैं? हाँ, NSE BSE जो कंट्रोल लगता है, जहाँ से हमको सारी जानकारी चलती है। हाँ, वो NSE BSE है। हाँ। उस और NSE BSE का कंट्रोल होता है, जो NSE BSE पे कंट्रोल सेबी का होता है, जो सारी निगरानी रखती है। ठीक है। अब जैसे हम लोग स्टॉक लेते हैं तो NSE BSE है, हाँ, वहाँ से हमको जानकारी पता चलती है स्टॉक कितने का है, ऐसे वैसे, और उसमें कुछ गलत ना हो तो सेबी की निगरानी होती है, राइट। क्या बिटकॉइन में या जो आपकी क्रिप्टो है, इसमें कुछ इस तरह का कोई एल्गोरिदम, कोई सिस्टम है? हाँ, तो इसमें जो है, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। हाँ। अब हर एक गवर्नमेंट अपने लेवल पे अपनी पॉलिसी और कंट्रोल्स बना रहे हैं। जैसे अच्छा। अमेरिका है, अमेरिका में अगर आप बिटकॉइन रख रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, सारा डाटा गवर्नमेंट के पास होता है। इवन इंडिया में आज अगर कोई भी ट्रेडिंग करता है या क्रिप्टो रख रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पे पॉलिसी और ये चीज़ें बना रही है, राइट, जिससे कि जैसे सेबी आज रेगुलेट करता है, तो सेबी एक रेगुलेटर है जो कि सारी चीज़ों की डाटा और सब कुछ मॉनिटर करता है, कंट्रोल रखता है। बट क्रिप्टो पे इंडिया में भी ऐसा कंट्रोल नहीं है, बट गवर्नमेंट और अदर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो ट्राई कर रही हैं इस पे पॉलिसीज़ वगैरह ड्राफ्ट करके इसको कंट्रोल करने का। तो आई थिंक ये रेगुलेशंस इसको बोलते हैं, जो कि आने वाले टाइम पे कुछ दिनों में, या हम बोल सकते हैं कुछ सालों में, ये होना ही है। एक नई चीज़ मैं सुनता हूँ उसमें, एयर ड्रॉप्स और फ्री कॉइन, ऐसी कोई चीज़ होती है क्या? सच में ये मिलता है या कहने के लिए है? हाँ, ये तो सच बात है। कई लोगों को तो मैं जानता हूँ जो कि लाख रुपए महीने इससे कमाते हैं। अच्छा, ये है क्या फिर? एक्चुअली होता क्या है कि ये एयर ड्रॉप या जो फ्री कॉइन्स होते हैं ना, ये एक होता है कि जैसे अगर हम एज अ कॉइन ऑनर या एज अ प्रोजेक्ट ऑनर अगर हम बात करें, तो लोग क्या होते हैं, नए नए प्रोजेक्ट या नए नए चीज़ें या नई कंपनीज इस फील्ड में कुछ ना कुछ बना रही होती हैं, राइट। जैसे मान लो आज हमने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, कोई एक टूल्स बनाया, अब इसको टेस्ट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, राइट। तो वो लोग कहाँ से आएंगे? या तो हम नए हायर करें या किसी को दे दें कि भाई आप चेक करो, जितना जैसे आप करोगे उसके हिसाब से आपको फ्री इतने कॉइन्स या इतने रुपीस मिल जाएंगे। तो इसी तरह से क्रिप्टो में जब भी कोई नए प्रोजेक्ट आते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो अपने टोटल कॉइन्स का कुछ % कम्युनिटी के लिए निकालते हैं। जो कम्युनिटी है, जो क्रिप्टो वाले लोग हैं, जो इसमें लगे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें टेस्ट करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, उनके लिए वो निकालते हैं। अच्छा। तो जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, तो आपको कुछ टास्क मिलते हैं उसमें, कि आप उनके सोशल मीडिया को फॉलो कर लो, राइट। आप उनकी जो ब्लॉकचेन है या जो ट्रांजेक्शन है, 2-3 ट्रांजेक्शन आप कर लो उनके यहाँ, है ना, और आप 2-4 लोगों को और बता दो। ये सारी चीज़ें जब आप एक टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बदले वो आपको कुछ ना कुछ फ्री कॉइन्स देते हैं। ओके। तो इसको हम बोलते हैं एयर ड्रॉप। अच्छा, लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको कि इसी तरह से तमाम टेलीग्राम चैनल लोग ज्वाइन करवाते हैं। इसी क्लिक करवाने के चक्कर में, फ्री चीज़ों को देने के चक्कर में डिजिटल फ्रॉड भी बहुत होते हैं। हाँ। तो अब बिटकॉइन में भी इस नाम से बहुत से फ्रॉड हुए, बड़ी खबर बनी। तो इससे कैसे बचे कोई? कैसे जाने कि जेन्युइन है या फ्रॉड है? राइट। तो जब भी आप किसी भी एयर ड्रॉप के साथ में काम कर रहे हो ना, तो सबसे पहले उसके आप ओरिजिनल सोर्सेस को वेरीफाई करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, किसी टेलीग्राम चैनल्स पे आया कि ये इतने का फ्री एयर ड्रॉप मिल रहा है, $100, $10, $20 का, ये करने हैं काम, राइट। तो सबसे पहले आप जो भी एयर ड्रॉप है उसको जाके उस कंपनी के बारे में, उस टोकन या उस कॉइन के बारे में गूगल आप करो, या फिर एक कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट है, वहाँ पे जाके देखो। अच्छा। कि वहाँ पे जाके देखने के बाद अगर वो दिख रहा है, जेन्युइन है, तो ठीक है। इसके बाद आप उसके सोशल मीडिया पे जाओ, ट्विटर हैंडल पे जाओ, ट्विटर चेक करो, ट्विटर पे कितने फॉलोअर्स हैं, उसमें कमेंट्स क्या हैं, और जो फॉलोअर्स हैं वो जो अकाउंट्स है वो रियल है या कोई ऐसे डमी अकाउंट बना के दे रखा है, राइट। ये चीज़ें देखो। इसके बाद लोगों के वहाँ पे जो कमेंट्स होते हैं वो सब भी आप पढ़ो। उसके बाद जब आप किसी चीज़ को कर रहे हो, तो कहीं पे अगर कोई ऐसा एयर ड्रॉप आया जिसमें ये बोल रहा है कि नहीं आप $10 दो, देन आपका ये टास्क कंप्लीट होगा, फिर आपको इतने कॉइन्स
मिलेंगे। तो जहाँ पे पैसे देने वाली बात आ जाए Fraud वहीं पे रुक जाओ भाई, कुछ तो गड़बड़ गड़बड़ है। है। क्योंकि फ्री में देना है तो हमसे कोई काम करवाएगा, पैसे दे देगा फ्री में, हमसे पैसे क्यों लेगा? बात तो सही है। राइट। सो अगर कहीं कोई पैसे मांग रहा है, चाहे वो आपसे रुपए मांगे या फिर आपसे कोई कॉइन्स मांगे कि इतने कॉइन्स हमें दो, फिर आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको इतने फ्री कॉइन मिल जाएंगे जो कि 10,000 के हैं, 20,000 के हैं, बट आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। ऐसा अगर कुछ आता है तो बिल्कुल उससे दूर रहें, वो टोटली फ्रॉड होता है। क्योंकि जिसको देना होता है वो आपको ऐसे देता है, पैसे आपसे नहीं लेता है। मतलब लॉजिकल माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप डूब जाओगे। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे क्या दिख रहा है ये बातचीत में ना, जितना मुझको समझ में आ पा रहा है कि आने वाले वक्त में ये भी स्टॉक मार्केट की तरह ही होने जा रहा है। क्योंकि आपने कहा अंबानी ने भी अपना कॉइन लॉन्च किया, कहीं किसी देश से कोई और कर रहा है, अपनी कंपनियां अलग अलग लॉन्च कर रही हैं। मेरा एक मित्र है, वो कह रहा था कि उसकी भी कंपनी बहुत बड़ी है, वो कई देशों में काम कर रहा है। उसने मुझसे कहा कि मैं भी अपना एक कॉइन लेकर के आ रहा हूँ। तो अगर कंपनियां इस तरह से एंट्री कर रही हैं तो आने वाले वक्त में ये भी तो स्टॉक मार्केट की तरह हो जाएगा। डेफिनेटली ये तो होना ही है। सरकार अपना एक रेगुलेटरी बनाएगी और उसके ऊपर बिठा देगी कि भाई इसको करो। राइट। और मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, रेगुलेशंस तो आनी ही चाहिए। क्योंकि नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि कोई भी आता है, कोई भी कॉइन बनाता है, कैसे भी करता है, लोगों के पैसे लेके निकल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑडियंस को कि भाई आप पैसे लगाओ तो सोच समझ के लगाओ। आपने बड़ा एक अच्छा जवाब दिया। कोई आता है, बनाता है, पैसा लगाता है, लेकिन चला जाता है। यही तो मेरा सवाल था कि जनता यही तो सोचती है कि भाई वो जो आते हैं, बनाते हैं, लगवाते हैं और चले जाते हैं, इनसे कैसे बचें, इनकी पहचान कैसे करें? एग्जैक्टली। चलो इस पे भी एक बात ही कर लेते हैं अपन, ताकि ऑडियंस को भी समझ में आए कि हाँ क्या चीज़। नहीं, ये ऑडियंस के लिए ही हो रहा है भाई, कि उसको पता चले कि भाई हमको ये जानकारी मिल गई, हम इस पे अब काम कर सकते हैं। तो जब इस तरीके की चीज़ें जो आती हैं कि जो आते हैं, बनाते हैं, लेके जाते हैं, तो सबसे पहले जब भी कोई प्रोजेक्ट या जब भी कोई कॉइन्स आता है ना, तो जो वो कमिटमेंट करता है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने बोला कि भाई हम ये लॉन्च कर रहे हैं, इस डेट को हमारा ये लॉन्च होगा, इस डेट को ये लॉन्च होगा, इस डेट को ये लॉन्च होगा। तो सबसे पहले उनकी टीम के पीछे जाए। अच्छा। जो टीम उनके पीछे काम कर रही है वो कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। जैसे आप किसी स्टॉक्स को पकड़ते हैं या सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं इसके प्रमोटर्स कौन है, इसको इन प्रमोटर्स ने पहले क्या किया है, कितने ईमानदार हैं, कितनी। इसको सरल भाषा में समझ लें। तो एक एग्जांपल आपने दिया था, हम खामोखाम उनका प्रचार ही कर रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि अंबानी के लोग भी, रिलायंस ग्रुप भी अपना बिटकॉइन लेकर के आ रहा है। तो जो भारतीय लोग होंगे वो बहुत आराम से विश्वास कर लेंगे कि भाई रिलायंस का तो हम शेयर यूज कर ही रहे हैं, बिटकॉइन भी यूज कर लो, रिलायंस भागने वाली नहीं है, और अगर भागी तो हमारे देश की कंपनी, हम घर जाके पैसा वसूल लेंगे। तो मतलब आपको यही देखना है पीछे कि जो बिटकॉइन लेकर के आ रहा है, जो कॉइन्स वगैरह लेके आ रहा है, जो कॉइन्स लेकर के आ रहा है, बिटकॉइन तो खैर एक कॉइन का नाम है, जो कॉइन्स लेकर के आ रहा है उसकी बैक पीछे की हिस्ट्री क्या है, सच में वो खुद का उसका अपना वजूद है या मार्केट में एक सगुफा छोड़ दिया उसने। होता क्या है जनरली लोगों के साथ स्कैम कैसे होता है, कोई भी नया आया, कॉइन बनाया, उसको खूब पैसे लगाए, उसने मार्केटिंग किया, ऐसे हाइप बनाई, वैसे हाइप बनाई, लोगों को लगता अच्छा ये आ गया, ये कॉइन 2 दिन पहले $1 में लॉन्च हुआ या $1 में लॉन्च हुआ, आज $10 का चल रहा है। तो लोग उस चक्कर में वहां पे लगा देते हैं, जबकि उनको देखना ये चाहिए कि भाई ये $1 से $10 गया क्यों, इसके पीछे कुछ काम भी हो रहा है या नहीं, जो टीम है इनकी वो क्या काम कर रही है, और वो लोग हैं कौन। ये सारी चीजें मेरे हिसाब से देख के बिना नहीं लगाना चाहिए। यही मेरा दिमाग खटकता नहीं, $1 से $10 कैसे पहुंचता है, ये कैसे पता करें हम। मतलब शेयर में तो समझ में आता है कि कंपनी ने उछाल मारी तो शेयर का दाम बढ़ गया, कंपनी में नुकसान हुआ, शेयर का दाम घट गया। बिटकॉइन में क्या होता है? देखो इस पे भी टोटल इसी तरह से काम करता है। बिटकॉइन को तो चलो खैर अलग बात है, वो कि उसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, वो तो अलग है, बट जो अदर कॉइन्स होते हैं उन पे भी कंपनीज का यही कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कॉइन था, अभी मेरे माइंड में याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको जस्ट बताता हूँ, एक कॉइन ही था, उसने उसकी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। अच्छा, राइट, ठीक है। तो अब जैसे ये न्यूज़ आ जाती है मीडिया में, तो उसकी जो कॉइन्स की प्राइस होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनर कर रही है और कुछ न कुछ बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करने वाली है, दैट मीन्स कि इस कंपनी का भी प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात। तो उसकी जो कॉइन्स हैं उसमें बढ़ने लगते हैं। तो बट ये रियल वाली जो कॉइन्स होते हैं, जो रियल काम कर रहे होते हैं, उनका होता है। लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनका कोई काम ही नहीं है, फिर भी वो बढ़ गए $1 से $10, तो उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, बस उनके जो बनाने वाले होते हैं वो फंडिंग लेके कहीं से उसमें पैसे डालते रहते हैं, बढ़ता रहता है। लोगों को लगता है अरे ये तो बढ़ गया, मैंने कल $10 देखा था, आज ये 15 पहुंच गया, भाई ले लेते हैं। जब ऐसी पब्लिक आने लगती है फिर वो अपना बेच के अपना
निकल जाते निकल जाते हैं। एक चीज़ जो मुझको समझ में आ रही है, जो मुझको बड़ा क्लियर हुआ है कि भाई अगर आपको कोई भी कॉइन्स खरीदनी है तो आप बस ये देख लो कि उसका पीछे का एसेट कितना है। हाँ। क्या सच में वो 2-4 10,000 20,000 50,000 करोड़ की कंपनी है, या 2-4 50,000 लाख करोड़ की कंपनी है, क्योंकि उसके कम में तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि उसको करना है, मार्केट में देना भी है, और वो भी इससे पैसा उठा करके ही काम कर रहे हैं। तो वो आप बिल्कुल सही कर रहे थे कि उसके पीछे की उसको समझिए, जो उसका प्रोसेस है उसको समझिए, तो शायद जर्नी आसान हो आसान। जाएगी। और लोगों को शायद ये लगेगा कि ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब इतना नहीं, ज़्यादा तो हमें डिफिकल्ट पता नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट की जानकारी रखते हैं तो आपको, अगर जिस तरह से आप समझा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप बिटकॉइन को समझा रहे हैं, अगर ऐसे ही वो काम करती है तो इसको समझना शेयर मार्केट से भी आसान है। हाँ, आसान है। करेक्ट। मुझे ये नहीं पता कि किस ऐप पे, अब जैसे मैं आपका सन क्रिप्टो वाला ऐप देखूंगा कि आप इस पे कैसे बिटकॉइन को वो करते हैं, क्या ये भी अप एंड डाउन होता है, इसका भी ग्राफ बनता है, चार्ट बनता है, क्या सारी चीज़ें बनती है, और वहाँ पे आपको रिकॉर्ड भी मिलते हैं। जैसे हमारे एक्सचेंज पे कोई भी कॉइन्स है ना, तो आप उसके रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो दिखेगा इसका मार्केट कैप कितने हज़ार करोड़ का है, कितने 100 करोड़ का है। अच्छा। राइट। इस पे और भी डिटेल चाहिए तो एक लिंक होती है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल पे ले जाएगा कि जैसे एक ही कॉइन है, अगर वो सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो थोड़ा सा रिस्क वाला फैक्टर है, लेकिन वो वही कॉइन दुनिया के जो 10 बड़े एक्सचेंजेस हैं दुनिया में जो काम कर रहे हैं उस पे लिस्टेड है, तो समझ में आता है कि भाई ये कॉइन तो सॉलिड है, क्योंकि दुनिया के सबसे 10 बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है ऑलरेडी। तो वहाँ पे जो रिस्क फैक्टर होता है, समझने वाली चीज़ हो जाती है, वो थोड़ा सा सेफ हो जाती है। एक आप नया पॉइंट दिए हो कि आप उसको देखो कि एक जगह पे कि 10 जगहों पे, उतना फ्रॉड करने का चांसेस कम हो जाता है। हाँ। तो आप लोग सिर्फ अपने ऐप पे करवाते हो ट्रेडिंग ही बोलें इसको, ये ट्रेडिंग करवाते हो या फिर आप लोग पढ़ाते भी हो? नहीं, एक्चुअली तो अभी के टाइम पे जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ हम प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे यूजर आके देख सकता है, रिसर्च कर सकता है और ट्रेडिंग कर सकता है। अब जब सीखने वाली बात रही तो उसके लिए हम एक अलग प्रोग्राम्स हमारी टीम डिसाइड कर रही है, अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं इस पे काम। एक तो है कि हमारी एक एकेडमी है, सन क्रिप्टो एकेडमी करके। अच्छा। राइट। सो वहाँ पे धीरे धीरे रिसर्च हम बताते हैं, जैसे कोई कॉइन हो गया, कैसे हमने रिसर्च किया, क्या प्राइस थिंक कितनी जा सकती है और किस लिए जा सकती है, कंप्लीट रिसर्च देते हैं, जिससे जो भी ऑडियंस देखे उसको समझ में आ जाए कि अच्छा ये ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो ये एक हिसाब से लर्निंग पार्ट है जो कि हम देते हैं। तो अभी आप लोगों के साथ कितने लोग होंगे ऐसे जो आपके हमारे साथ जो हमारे टोटल जो लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो 2 मिलियन से ज़्यादा पूरे इंडिया में हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा? 2 मिलियन से ज़्यादा। 20 लाख लोग सन क्रिप्टो के साथ कॉइन्स में डील कर रहे हैं। राइट। 20 लाख से ज़्यादा हो गए। आप उनसे क्या लेते हैं, कितना परसेंट लेते हैं? तो फीस हमारी जो होती है वो मार्केट में जो अदर प्लेयर ले रहे हैं या अदर कंपनी जो ले रही हैं उससे कम ले रहे हैं। फीस लेते हैं या परसेंट लेते हैं? फी लेते हैं। अच्छा, फी मतलब आप ये समझ लो ब्रोकरेज फी जो होती है। मैं समझ गया। हाँ। बट मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ ऑडियंस को कि कई सारी ऑडियंस ऐसी भी होती है, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। कई सारे प्लेयर्स हैं जो मार्केट में काम करते हैं, वो बोलते हैं आप लाओ, लाने पे आपसे कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। अब आप जब लेके जाओगे पैसा हमारे यहाँ से तो हम आपसे 1%, 2%, 3% इतना चार्ज करेंगे। आप सोचो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर, जैसे सन क्रिप्टो पे बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर हैं, करोड़ रुपए डालते हैं। मैंने इसी लिए बात 2 बार पूछा कि आप फीस लेते हो कि परसेंट लेते हो? हाँ। फीस तो चलो, एक मान लो किसी की 50 रुपये फीस है, हाँ। तो चलो 50 रुपये तो 50 रुपये फिक्स रहेगी। पता चला हमने 10 करोड़ का काम कर लिया और आप 1% भी ले रहे हो, तो फिर तो आप बहुत बड़ा लेके 10 लाख रुपए ले लिया फिर तो बहुत बड़ा ले लिया आप। इसीलिए मैंने पूछा था कि आप फीस ले रहे हो या परसेंटेज ले रहे हो? तो हम लोग एक फिक्स फी पे काम कर रहे हैं अभी, बट कई सारे एक्सचेंजेस हैं जो इंडिया में जो कि 1 से 2%, 3% लेते हैं। आप ले जाओगे, मतलब किसी ने 1 करोड़ रुपए लाया, ट्रेडिंग वगैरह किया, अगर वो 2 करोड़ रुपए लेके जा रहा है तो 2% मतलब 4 लाख रुपए वो आपसे लेंगे। बट कई सारे हैं जो ईमानदारी के साथ भी काम करते हैं। तो हम लोग के साथ में क्या है कि जो आप पैसे निकालते हो ना, उस निकालने पे सिर्फ 10 रुपये फीस है। अच्छा। आप 1 करोड़ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात कर रहे हो? हाँ। बहुत लोग संपर्क करेंगे आपसे। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे कि अब आप इतना पहुंच गए हो, 2 मिलियन लोगों को लेके अपने ऐप पे बैठे हो, तो एक सवाल तो बनता है आपसे, क्योंकि बिना गलतियों के तो आप यहाँ तक पहुँचे नहीं होंगे। हाँ। बिना गवाए तो पहुँचे नहीं होंगे। अगर आप ये कहेंगे नहीं हम बिना गवाए यहाँ तक पहुँचे, तो ऐसा कोई हीरो नहीं होता, ऐसा कोई विजेता नहीं होता कि बिना हार के वो देख ले जीत जाए। तो मुझे ये बताओ कि वो कौन सी गलती आपसे रही है जो आपने क्रिप्टो की दुनिया में किया और उससे आपने क्या सीखा? सबसे पहली जो गलती रही है ना, वो ये है कि जो टॉप के हमारे कॉइन्स थे, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम, इसको हमने बहुत पहले ही बेच दिया, डर की कुछ वजह परसेंटेज। अच्छा। और वो पछतावा आज भी मुझे होता है। एक आपको छोटी सी जस्ट एक बताता हूँ। बिटकॉइन चल रहा था $6,000, मैंने खरीदे थे 2,000 पे। तो मुझे लगा तो भाई ये तो हो गया 3 गुना, है ना, अब इसको तो सेल कर देते हैं। बट
हमने 6 पे सेल किया, हाँ। बिटकॉइन पहुंच गया सीधा 18 से 70, हाँ। और वापस दोबारा मुड़ के 6 तक आया भी नहीं, आज तक नहीं आया $6,000 पे। हाँ। तो हमने बेचे थे $6,000 पे, हमने सोचा था चलो ये 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर से खरीद लेंगे। हाँ। वो आज तक नहीं है, और मेरे लाइफ का वो सबसे बड़ा एक हिसाब से बोलो गलती या रिग्रेट होता है कि यार मैंने क्यों बेचा। तो जब आपका विजन लंबा है ना, पैसे की जरूरत आपको नहीं पड़ रही, आपका विजन लंबा है कि यार 10 साल रखना है इस चीज को हमें, तो आप पहले मत भेजो लालच में। और खासकर ये जो टॉप की करेंसीज है उनके लिए बात कर रहा हूँ, छोटे कॉइन्स नहीं। छोटे कॉइन्स के बारे में वजह से भी तो लोग बेचते होंगे कि यार 2 का 6 हो गया, ले लो, पता नहीं क्या और डाउन ही हो जाए। तो यही तो मेरे साथ हुआ, जो कि लोग भी ये करते हैं कि अगर आज किसी ने 1 लाख रुपए डाले, कल उसके 1 20 हो गए ना, तो सोचता है यार 20,000 तो मिल रहा है, एक काम करो बेचो और बाहर आ जाओ। तो बेचो बाहर आओ वो अलग बात है, बट आपको अगर आपके पास अच्छा टॉप वाली करेंसीज हैं तो आप उसको होल्ड रखो। और जो छोटी करेंसीज होती है, और दूसरी गलती मैं बताता हूँ मेरी लाइफ की जिसे मैंने सीखा, छोटी करेंसीज से मैंने प्यार कर लिया। प्यार मतलब ये हो गया कि भाई ये मेम कॉइन्स है, ये 0.001 पे चल रहा है, अभी मैंने 10 करोड़ कॉइन ले रखे हैं, अगर ये 1 रुपए पहुंच गया तो मेरे पास तो 10 करोड़ होंगे। ऐसा लोगों का थिंकिंग आज भी है कि एक कॉइन्स की बहुत पैसे से भी बहुत कम कीमत चल रही है, और अरबों में वो कॉइन्स मिल जाते हैं लोगों को। आप 10,000 रुपए डालोगे, आपको मे भी शायद 10 करोड़ 100 करोड़ कॉइन मिलेंगे। लोगों की मिथ ये होती है कि ये 1 रुपए भी चला गया आज नहीं तो 10 साल बाद, तो मेरे पास तो 100 करोड़ होंगे। यही स्कैमर जो है ना खेल करते हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल भी मेरा था, लेकिन अब मैं वो नहीं पूछूंगा आपसे। मेरा सवाल ये था कि कैसे हम पहचानें। तो मुझे लगता है ये पहचानने का बिल्कुल ठीक तरीका है कि आप इस लालच में कि यार पॉइंट में है और कॉइन तो ऐसे बढ़ता है, ये भी बढ़ गया तो ले जाएंगे, और वो जो आया बैठा हुआ है वो इसलिए तुम थोड़ा सा डाल दो, हम लेकर के जाएंगे, लेके जाएं तो आपको मिले ना मिले ये लेकर के निकल लेंगे। तो ऐसे कॉइन से आप दूर रहो, है ना। और ऐसे कॉइन को अगर आपने खरीद भी लिया, चलो आज मान लो किसी ने 10,000 डाल दिया, अगर आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उससे आप मोहब्बत मत करो कि ये 1 लाख रुपए जाएगा। आप बेचो, अपने पैसे अपने जेब में डालो, बात खत्म, भूल जाओ कॉइन कौन था। इसके लिए तो फिर कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए ना, जिससे आप लोग करवाते हो तो वो कोई हो पाए जो बता पाए कि यार मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, बिटकॉइन तो चलो ठीक है, एक आपने और नाम लिया वो ठीक है, कुछ और बड़े कॉइन से ठीक है, इस पे तो लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 जगहों पे लिस्टिंग है इनकी। ये जो लगाया हो ना, पैसा लेने आया तो उससे पहले तुम उसका पैसा लेकर निकल जाओ। सो इसके लिए भी हमने अभी ये डिसाइड किया, हम लोग भी अभी बात कर रहे हैं, कुछ सेबी रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं उनके साथ भी हमारी बात चल रही है, जो इसके लिए हमारी ऑडियंस या हमारी यूजर्स के लिए काम करेंगे। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी 2 मिलियन यूजर्स हैं वो ट्रेड करते हैं, तो उनको गाइड करने के लिए, राइट, कि आप इस तरह से आप रिसर्च कर सकते हो, या ये कॉइन्स में अब एग्जिट लो, एंट्री लो। वो सेबी रजिस्टर्ड है, तो मतलब उनको एक्सपीरियंस है, 8 से 10 साल को किसी को मार्केट का एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ों को सही पकड़ रखता है। तो ऐसे भी हम ला रहे हैं ताकि हमारे जो यूजर्स हैं, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको ज़्यादा लॉस ना हो। हम सिर्फ, हमारा मोटिव ये नहीं है कि जस्ट हम पैसे बनाते चलें, राइट। अदर कंपनीज हैं जो कि सिर्फ इसी पे भाग नहीं, भाई पैसे बना लो, यूजर से जितना निकाल सकते हो निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं है। हम आज भी टोटली बूट स्ट्रैप पे वर्क कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब पैसे नहीं, हम यूजर से फीडबैक लेते हैं। आज भी अगर हमारे कुछ दिन पहले हमारे एक यूजर ने बोला, एक ही नहीं बहुत सारे ने बोला था, बट हमने कंसीडर किया कि वो बोल रहे थे फ्यूचर्स ट्रेडिंग लाओ, क्योंकि सब जगह है, और हम 1,000 रुपये लगा के उसको 1 लाख की पोजीशन लेते हैं फ्यूचर्स में। हमें नहीं, हमें सन क्रिप्टो पे नहीं है, आप लाओ। हमने मुश्किल से 1 महीने नहीं लगे होंगे, उसके अंदर वो फीचर्स ला दिया, और आज सभी लोगों को 100% लोगों को दे दिया फीचर्स कि आप ट्रेड करो। नहीं, कंपनियाँ ऐसे ही ग्रो करती हैं। जो देखिए क्या है ना, आप तो कंपनी की बात कर रहे हो, मैं अपने पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ। जब मेरे जो दर्शक हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, वो जब वो अपना कोई फीडबैक देते हैं ना, तो मैं उसको सहर्ष स्वीकारता हूँ। अगर वो कुछ गुस्से में गलत भी लिख दिए तो मैं बदले में प्रतिक्रिया नहीं, कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ से कोई कमेंट गया होगा उसके बदले में। हम उसको स्वीकारते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बदलाव लाया जाए, क्योंकि वो दर्शक अपना समय हमको दे रहा है। आप मुझे ये बताओ कि फोमो से कोई कैसे बचे, वो खासकर जो न्यू इन्वेस्टर है, वो फोमो से कैसे बचे? सो जब भी कोई फोमो आए ना, तो फोमो से बचने के लिए सीधी सी बात है, आप अपनी लालच पे कंट्रोल रखो। एक सिंपल सा फार्मूला है। चलो फोमो का फुल फॉर्म भी आप बता दो, नहीं तो लोग समझ नहीं पाएंगे फोमो क्या आता है। फोमो बेसिकली, इसकी अब मैं एक डेफिनेशंस क्रिएट कर बता देता हूँ जस्ट कि होता क्या है, फोमो क्या होता है। फोमो हम उसको बोलते हैं जब किसी भी चीज़ के बारे में पूरी दुनिया बात करने लगे और सब जगह लगने लगे भाई यही सब कुछ है। ओके, जो एक हाइप क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं, उसको हम फोमो अलग भाषा में बोल देते हैं। तो ये चीज़ होता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब लॉकडाउन आया था, उसके बाद एक क्रिप्टो में कॉइन था डॉज।
जिसको एलन मस्क को ट्वीट किया था कि डॉज कॉइन है, ये ऐसा है वैसा है। अब जैसे एलन मस्क का ट्वीट आया तो वो फोमो पूरे दुनिया में क्रिएट हो गया कि भाई डॉज कॉइन डॉज कॉइन डॉज कॉइन, राइट। और इवन इस चीज को लेके लोगों ने इतने बड़े पैसे डालना स्टार्ट कर दिया डॉज कॉइन में कि डॉज कॉइन रातों रात 11,000%, 10,000% की ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब ऐसे कि जो कॉइन पैसों में चल रहा था वो रुपए में कन्वर्ट हो गया। इतने रुपए भी तो एलन मस्क जैसे लोग, एलन मस्क, अब ये क्या फोमो हो गया। अब यहाँ पे फोमो बन गया, सब पैसे डाले जा रहे हैं, सब बिटकॉइन भूल गए, इथेरियम भूल गए, सब डॉज में डालो। तो वहाँ पे एक फोमो होता है और वहाँ पे जो लोग पैसे डालते हैं मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं क्योंकि निकाल नहीं पाते हैं। अच्छा। आज भी जो वो डॉज कॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे गया था वहाँ से आज भी 60-70% नीचे चल रहा है। 60-70% नीचे चल रहा है, आज भी चल रहा है नीचे। तो अब जो वहाँ पे पैसे डाले होंगे वो निकालेंगे कैसे? तो ये जो फोमो होता है ना, वहाँ पे लालच पे कंट्रोल करो कि आप ये भूल जाओ कि ये फोमो है, ठीक है, पैसे नहीं बनेगा कोई बात नहीं, दूसरे कहीं अपॉर्चुनिटी ट्राई करेंगे। ओके। और ये जो ICOs होता है, नया प्रोजेक्ट होता है, हाँ, इसको पहचानने का क्या तरीका होता है और ये क्या होता है? देखिए, अब जैसे कि अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो मैं उसको बोलूँगा कि आप इस सब चीज़ों में नहीं जाना, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। बट अगर कोई थोड़ा सा जानता है, जैसे कोई स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा है, कोई कहीं ट्रेड कर रहा है, तो उसको पता है ओवरऑल चीज़ें क्या होती हैं। तो ICO जो होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती है ना, जो कि नए नए प्रोजेक्ट जो आते हैं वो कॉइन को ऑफर करते हैं। जैसे हम शेयर में IPO बोलते हैं, IPO आते हैं जहाँ पे कि कंपनी अपनी IPOs को देते हैं, शेयर्स को लोगों पब्लिक में देती है और उसके बदले पैसे लेती है, राइट। तो वैसे ही ICO होते हैं। ICO में कम प्राइस पे टोकन्स और कॉइन्स मिलते हैं, बट गारंटी नहीं होती है कि हर एक कॉइन अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं जो आई थिंक उतना वैलिड काम नहीं कर रही, कुछ काम नहीं कर रही बट हाइप पे चल रही है। इतना हाइप बनी है, ICO ला दो, पैसे इकट्ठा करो पब्लिक से और अपना काम तो IPO की तरह ही ICO है। ICO है, बट इस पे रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए मैं जो और भी लोग होते हैं मैं इनको रिकमेंड करता हूँ ICO से दूर रहो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड जो रहा है ना, जितने भी ICOs आए थे उनमें से मैक्सिमम ICO आज भी अपनी प्राइस से डाउन पे चल रहे हैं। मज़ेदार बात क्या है ना कि हम लोग जो बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में ना, अगर कोई इस पूरे पॉडकास्ट को देख ले तो उसको पूरा क्रिप्टो समझ में आ जाएगा, हाँ। कॉइन समझ में आएगी, क्रिप्टो समझ में आ जाएगा, फ्रॉड कैसे होते हैं उसका तरीका समझ में आ जाएगा। हाँ। अब हम लोग लास्ट में ना कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हाँ। उस क्वेश्चन को समराइज करते हुए ऐसा लेते हैं कि जो बचा हुआ है वो जरा उन लोगों को समझ में आ जाए। हाँ। एक चीज़ ये कहते हैं कि Web3, मेटावर्स और क्रिप्टो, ये क्या है? तीनों एक ही है या इसमें कोई एक गेम है इन लोगों में? सो बेसिकली जो Web3 है इस पे हम डिस्कस करेंगे, एंड मेटावर्स एंड क्रिप्टो और वेब अदर जो भी NFTs वगैरह चल रही हैं, ये सब जो होते हैं वो क्रिप्टो के पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स इन द सेंस कि एक टाइप का ट्रेंड हो गया, जैसे कि हम स्टॉक्स में देखते हैं एनर्जी वाले ट्रेंड हो गए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कंपनीज हो गई, तो वैसे क्रिप्टो में ये जो मेटावर्स हैं, मेटावर्स से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज हैं जो कुछ ना कुछ बना रही हैं, तो वो मेटावर्स की कैटेगरी में आ जाती है। तो ये कैटेगराइजेशन है जिसमें कि अलग अलग कंपनीज अपना अपना काम कर रही हैं। लेकिन जो Web3 है ना, ये टोटली डिफरेंट है। Web3 अभी ये न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अभी तक जो चल रहा था वो Web2 था। Web1 तो वो जमाने में था जब 1G भी नहीं चलता था, मतलब आप कोई भी ब्राउज करते थे तो वो 1 घंटे में ऐसे ऐसे करके वो ला के रिस्पॉन्स देता, तो उस टाइम का Web1 था। बट आज के डेट में जो अभी पीछे तक चले हैं वो Web2 चले हैं, जिसपे कंट्रोल्स ओवरऑल कंपनीज का होता है। जैसे आज अभी देखेंगे तो हम फेसबुक या इंस्टाग्राम कुछ भी चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो कंट्रोल किसका है? यूट्यूब का है, फेसबुक का है। वो जब चाहे आपके अकाउंट्स को बैन कर सकते हैं। बट अब Web3 पे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट और सोशल मीडिया बन रहे हैं जिसपे कंट्रोल सिर्फ आपका रहेगा। आपने अकाउंट बनाया तो आपके अकाउंट को कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, ना कि कंपनी भी नहीं कर सकती। अच्छा, वो सिर्फ आपके पास रहेगा और उसका डाटा, उसका कंट्रोल आपके पास रहेगा, और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ब्लॉकचेन पे होगी। ओके। तो उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, चुरा नहीं कर सकता, और कंट्रोल भी आपके पास है। मतलब ज़्यादा सेफ है ये मतलब? ज़्यादा सेफ है, हाँ। एक चीज़ मुझे भी ध्यान आई, CBDC, हाँ, यानी डिजिटल जो रुपीज़ है और क्रिप्टो, इसमें क्या अंतर है और कौन बेहतर है? सो आई थिंक इस पे थोड़ी सी बात करूँगा। हाँ। देखो, जो आपने बोला CBDC, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और ये गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल करती है, और गवर्नमेंट इसको एज अ डिजिटल करेंसी के रूप में मान रही है, और आई थिंक बेटर है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने कंट्रीज़ के लिए अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स करती रहती है। बट क्रिप्टो करेंसी वो डिफरेंट पार्ट है, राइट।
जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन्स पे रन होती है और उस पर कंट्रोल्स नहीं होता है ना। तो इन दोनों के अपने अपने पैरामीटर्स हैं, बट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बाकी क्रिप्टो करेंसीज तो अपना चल ही रही है। आखिरी 2 सवाल मैं आपसे लेता हूँ चलते चलते, क्योंकि ये मेरी समझ के लिए बड़ा शानदार एपिसोड है। मुझे लगता है कि आज मैं किया हूँ और एक बार फिर से मुझे इसको देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, भारत का कोई ऐसा कॉइन हो सकता है जो आने वाले वक्त में बड़ा हो जाए, बिटकॉइन की तरह हो जाए? हाँ, देखो बिटकॉइन की तरह तो नहीं बोल सकते क्योंकि बिटकॉइन तो एक अल्टीमेट राजा तो राजा ही होता है ना। बट भारत में या इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं या ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं जिन्होंने आज पूरी दुनिया में नाम कमाया है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन, मैटिक जिसको हम बोलते हैं, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है, उसका कॉइन है पोल, POL के कॉइन है उनका। उनके जो फाउंडर्स हैं वो संदीप नैनवाल जी हैं, जो कि आपके इंडिया से ही हैं, और आज के डेट में उनको पूरा वर्ल्ड जानता है। और उनके कॉइन्स की कीमत जो अभी चल रही है वो मेरे हिसाब से 0.2 सेंट पे चल रही है, तो लगभग 2 सेंट के आसपास, मतलब 10 से 15-20 रुपए शायद इसी के आसपास होगा, और ये बहुत लो पे चल रही है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसको ग्रो होना चाहिए। वो तो नैनवाल जी बता सकते हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं उस पर। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है ना कि अपने इंडिया से कुछ प्लेयर बड़े जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया में, जो देखा जाए तो दुनिया में जो बहुत रिचेस्ट लोग हैं उसमें इंडिया के 3-4 नाम आते हैं। और अच्छी बात क्या है कि जो दूसरी दुनिया के लोग जिन चीज़ों को पहले स्वीकारते हैं ना, इंडिया के लोग भी उसमें कदम रख देते हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत पीछे हैं। सन क्रिप्टो जब आपने शुरू किया था तो क्या चैलेंज थे? क्योंकि बहुत से लोग आपको देख के सोच रहे होंगे कि मुझे भी उमेश जी की तरफ तो सन क्रिप्टो शुरू करना है। देखो चैलेंज तो बहुत रहते हैं, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है हम लोगों के लिए ना, वो होता है कि गवर्नमेंट और बैंकों के साथ डील करना। मतलब बैंक्स एक तरफ तो RBI मना करता है, फिर भी अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था तो अब चीज़ें काफ़ी आसान है। बट गवर्नमेंट और ये सारे, देखो एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल पे काम कर रहे हैं अभी तक जो किया। अब तो आ गई चीज़ें, पॉलिसीज वगैरह आ गई, अब ठीक है। पहले जो था कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उससे पहले रेगुलेट कैसे करना है, उसको करना कैसे, यह खुद बनाओ। जैसे आज स्टॉक्स में किसी को काम करना है तो SEBI की गाइडलाइन है, आप उस गाइडलाइन को फॉलो करो और काम करो। बट क्रिप्टो में करना है तो कोई गाइडलाइन नहीं है, अब आप खुद पहले बनाओ कि आपको करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, और इसके लिए क्या रिस्क है, उसको कैसे आप कवर कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि उस समय था। अब धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में आ गई। और दूसरा जो चैलेंज था कि इंडिया में लोगों को समझाना और बताना, ये तो एक सेकेंडरी चीज़ थी, बट लोग जो है ना इस चीज़ को रियली मतलब बिलीव अच्छा कर रहे थे, है ना। बट जो चैलेंज आता था वो ये आता था कि अभी हम जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में, इसके बारे में हम ऐड नहीं रन कर सकते। बाहर की कंपनियां आके इंडिया में काम कर रही हैं, वो रन कर रही हैं, बट इंडिया के लोग इंडिया में नहीं कर सकते। आप बाहर जाके करवा लो। पर वही होता ना भाई, देखो हम भी बोलते हैं मेड इन इंडिया, सिंपल सा है, हमने इंडिया के लोगों के लिए बनाया है। और आज के डेट में बहुत सारे प्लेयर हैं जो काम कर रहे हैं, जो बाहर कंपनियां बना रखे हैं। कितनी बड़ी मुश्किल होगी ना कि हमारे देश में जो चीज़ वैन है, कोई दूसरे देश का व्यक्ति बैठ करके इंडिया में रुपया बना रहा है अपने ऐड चला करके, और हम अपने देश में होकर के उसी काम के लिए नहीं कर सकते। और जो बाहर की कंपनियां हैं वो इंडिया में आके इंडिया के यूजर के साथ डील करके पैसे बना के ले गई, है ना। बट इंडिया के लोग इंडिया में नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो चैलेंजेस हैं, आज भी हैं। आज भी जैसे हर एक TDS पे ट्रांजेक्शन, वो TDS करता है हर एक ट्रांजेक्शन्स पे, वो इंडियन एक्सचेंजेस को तो करना पड़ेगा क्योंकि इनकम टैक्स की गाइडलाइन है, जो कि हम भी करते हैं और हम प्रॉपर रेगुलेटेड वे में काम कर रहे हैं। बट बाहर की कई सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में आज काम कर रही हैं, बट वो टैक्स नहीं कट करती। तो अब है क्या कि वो टैक्स नहीं कट कर रहे हैं, हमें टैक्स कट करना पड़ रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है, लोगों के लिए भी है, हम लोगों के लिए भी है, इवन गवर्नमेंट के लिए भी है। हो सकता है कोई नीति नियंता इस पॉडकास्ट को सुन ले, उनके टीम का कोई मेंबर सुन ले और उनको लगे कि भाई उमेश जी जो कह रहे हैं तो सोचने का विषय है। गवर्नमेंट आई थिंक मेरे हिसाब से पहले से प्लान कर रही होगी कुछ ना कुछ, तो गवर्नमेंट को भी तो पता है रहे, क्योंकि वो कहते हैं ना आजकल कि इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट ज़्यादा करवाते हैं वो। आखिरी सवाल, क्योंकि आखिरी सवाल करता रहूँगा, ये खिंचता चला जाएगा। आखिरी सवाल में 2 सवाल पूछ लेता हूँ, यहीं वाइंड अप करते हैं इसको। सवाल मेरा ये है कि सन क्रिप्टो का आगे का विजन क्या है, प्लान क्या है, कैसे इसको लेकर के आप बड़ा करने वाले हैं। और हर पॉडकास्ट के लास्ट में सवाल कुछ आते हैं कि भैया गेस्ट तो ले आए, लेकिन इनसे मुलाकात कैसे होगी, बात कैसे होगी, संपर्क कैसे होगा, वो तो बता दो। तो आप ये दोनों बता दो इसमें। संपर्क वाला तो हम सेकेंडरी लेते हैं। सन क्रिप्टो का जो विज़न है वो ये है कि हमारा जो
प्रॉपर विजन रहा है ना, एक तो होता है कंपनीज जो कि मेनली पैसे बनाना और ये सब करने के लिए, चलो पैसे बनाना तो एक सेकेंडरी मोटिव होता है, हमारा जो मोटिव है वो ये है कि इंडिया के लोगों को कितने अच्छी तरह से, कितने सरल तरह से इस क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट करने का एक्सेस दे पाएँ, एक ऑप्शन दे पाएँ, प्लेटफॉर्म दे पाएँ। हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बट आज अगर हम सन क्रिप्टो की बात करें तो वो हम लोगों ने इतना ईजी बनाया है कि अगर सपोज कोई टीयर 3 के लोग हैं जो बहुत मतलब मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, बहुत गांव साइड से हैं या टीयर 2 से हैं, उनके लिए भी बहुत आसान है। अच्छा, हमने इतना आसान बनाया, आप जैसे आप फोन पे अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के अकाउंट बना लिए, ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देते हो। सेम इसी तरह से सन क्रिप्टो पर मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट बनाओगे, एक KYC का प्रोसेस होता है जो कि गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, वो हमें करना पड़ता है। वो आप कंप्लीट करने के बाद जैसे आप फोन पे से किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो, वैसे आप इधर ट्रांसफर करके तुरंत बाई सेल 2 क्लिक करोगे, आप बाई हो जाएगा। अच्छा। आपको प्राइस भी दिख जाएगी। अच्छा, तो होता क्या है कि लोग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनपे बायर और सेलर को मैच कराओ, कोई सेल कर रहा है तभी आप बाई कर सकते हो, कोई बाई कर रहा है तभी आप सेल कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, वेट करो। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ओके, आप निश्चिंत होके, वो बैकएंड हमारा लॉजिक है, हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। बट आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, 10,000 का बिटकॉइन चाहिए, तो आप जस्ट एक क्लिक करो, तुरंत आपको बाई हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि अगले ही दिन सेल करना है या उसी सेम टाइम सेल करना है, तो आप तुरंत सेल पे क्लिक करो, अमाउंट सेल होगा, अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। तो इतना आसान हमने बना, और हमारा विजन भी यही है। आज भी हम लोगों के फीडबैक सुनते हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है, हम उनके फीडबैक सुनते हैं। अगर वो बोलते हैं हमें ये फीचर्स चाहिए आपके ऐप में, तो हम सबसे पहले उस पर काम करते हैं कि भाई उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये लोग आपसे संपर्क कैसे करते हैं? ये तो हमारे, जैसे हमारी वेबसाइट है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, जहाँ पे हमने ओपन डिस्कशन रख रखा है। भाई आप कुछ भी बोलो, अगर आपको कुछ गलत भी लग रहा है तो बोल दो, हम उस पर काम कर लेंगे। प्रभावित हो जाएगा नहीं होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जरूरी है ना। आज अगर मान लो हम कुछ भी गलत चल रहा है XYZ, दूसरा बंदा बोलेगा तो सबको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ गलत थी और हमने उस पर काम किया, हमने सॉल्व कर दिया। तो लोगों के अंदर, कस्टमर्स के अंदर भी विश्वास होता है। नहीं, अच्छा है, ये ट्रांसपेरेंसी होना ही ये बताता है कि आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन, खासकर कंपनियां क्या करती है ना, वो ओपन फोरम पे कोई बात नहीं करती, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होगी, निगेटिव कमेंट होगा, तो उनका बिजनेस प्रभावित होता है, इसलिए वो इसको होल्ड करके रखती हैं। तो इसके लिए आपको बधाई कि आपने इस तरह के फोरम को खोल के रखा है। दूसरी बात, मैं दर्शकों से कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीके से किसी ने आज तक बिटकॉइन को समझाया होगा या किसी ने क्वेश्चन रेज किया होगा। जो कुछ भी नहीं जानता है, अगर वो इस 1 घंटे के एपिसोड को देख ले, तो बिटकॉइन की हर वो चीज़, हर लूप पोल, खरीदना, बेचना, कंट्रोल, कहाँ से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, कौन सा कॉइन आता है, कौन सा कॉइन लेकर के सब कुछ भाग जाता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। हमने ओवरऑल सब कुछ इसमें समेटने की कोशिश की है, और हमारी कोशिश ये भी होती है कि जब हम कोई पॉडकास्ट करते हैं तो जो हमारा दर्शक है, जब उसको जब वो बैठता है इसको देखने के लिए, तो साथ में कुछ नोट्स बना पाए। जैसा कि आप लोग लगातार कमेंट में ये कहते भी हैं, खासकर फिनेंस वाले में, और भी कुछ हमारा इस तरह का पॉडकास्ट है जिसमें आप लोग कहते हैं कि आप नोट्स बनाते हैं। तो इस बार भी मैंने ऐसी ही कोशिश की है कि मैं आपको वो आउटपुट दे पाऊँ जिससे आप चीज़ों को समझ पाएँ, या आप उसका नोट्स बनाएं तो आपको आगे काम आए। उसके बाद भी हो सकता है बहुत से सवाल बाकी रह गए हों जो आपके मन में आ रहे हों। अमूमन मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो सवाल आपके मन में आए उसको मैं पहले ही पूछ लूँ, क्योंकि मैं अपने लॉजिक को यूज़ करता हूँ, जो जवाब आते हैं उसी में से सवाल निकालता हूँ। लेकिन अगर सवाल बाकी रह गए हैं, आपके जहन में हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जब आप कमेंट में लिख देंगे तो उन सवालों को मेरी टीम उठा लेगी, और जब अगली बार हम गेस्ट के साथ बैठेंगे तो हम पूछ लेंगे। हो सकता है ये गेस्ट ना हो, कोई और हो तो पूछ लेंगे। और अगर आपको इसी गेस्ट से पार्ट 2 चाहिए तो वो भी लिख भेजिए, हम ज़रूर बैठेंगे। तब तक के लिए आप भी इंतज़ार करिए और मैं भी इंतज़ार करता हूँ।